हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नो फॉर्मूला बुक सीरीज का, जो बहुत समय से पेंडिंग थी। हमारे पास में एक और दो लेक्चर आ चुका था, उसका तीसरा लेक्चर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और नो फॉर्मूला बुक सीरीज का हमारा उद्देश्य क्या था, अगर आप भूल चुके हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारा था कि हम लोग जो भी स्टूडेंट मैथ्स को स्टार्ट करते हैं तो वो क्या डरता है कि बहुत लंबा सिलेबस है, बहुत लंबा सिलेबस है। लेकिन ये सीरीज क्या रहेगी, ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट मैथ्स के अंदर में एक एक कॉन्सेप्ट, कितना भी इन डेप्थ हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, वो इस सीरीज के अंदर में ए टू जेड आपका खत्म हो जाएगा। मैं सारा कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूं विदाउट द न्यूमेरिकल्स। तो आपको न्यूमेरिकल्स यहाँ पे इस सीरीज के अंदर में नहीं होगी। नो फॉर्मूला बुक सीरीज का एक ही उद्देश्य है कि इस सीरीज को करने के बाद में आपको कोई भी फॉर्मूला बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको मैथ्स को 20-30 घंटे में रिवाइज करना हो, ये सीरीज आओ और पकड़ लो और इसको देख लो। आपको इसको भी रेगुलर नहीं देखना है, आपके इसके एक एक घंटे की वीडियो अगर आप रोजाना सुबह एक नाश्ते की तरह आप इसको देखते हो ना, तो आपका मैथ्स एकदम परफेक्ट हो जाएगा। हर महीने आपकी पूरी की पूरी मैथ्स रिवीजन होती रहेगी, हर महीने आपको ए टू जेड चीजें यहाँ पे मिलती रहेगी। तो नो फॉर्मूला बुक सीरीज का उद्देश्य क्या है कि पूरी मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा पिला देना, पूरा का पूरा याद करवा देना। इसके बाद में आप ना पूरी की पूरी, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास कोई भी फॉर्मूला बुक होगी ना, तो आप भूल जाओगे कि यार, बोर होने लगोगे, आप कॉन्सेप्ट भूलने लगोगे कि यार ये क्या था। तो आपको कोई पढ़ा दे तो ये नो फॉर्मूला बुक सीरीज क्या रहेगी कि ये जो बोरियत वाली जो किताब है ना, वो रिप्लेस करेगी हमारे इस लेक्चर से। इसमें मैं समझाते भी जाऊंगा, 2 की स्पीड से भगाते जाओ और देखते जाओ, आपको पूरा का पूरा मैथ्स रिवीजन हो जाएगा बहुत कम समय के अंदर में। तो सिर्फ विदाउट द क्वेश्चन सारी मैथ्स कंप्लीट इस सीरीज के अंदर में होगी। तो तीसरा लेक्चर है, हम लोगों ने ज्योमेट्री से स्टार्ट किया था। ज्योमेट्री में हम लोगों ने ट्राइंगल कर दिया था, हम लोगों ने लाइन एंड एंगल कर लिया था, हम लोगों ने सर्कल कर लिया था 2 लेक्चर के अंदर में। ये तीनों टॉपिक मैंने खत्म करवा दिए थे। इस हमारे पास में तीसरा लेक्चर है, इसके अंदर में मैं क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन आपको पूरा एंड करवा दूंगा। इसके बाद में हमारा ज्योमेट्री पूरा का पूरा शुरू से एंड तक पूरा खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास में जो चौथा, पांचवा और छठा जो लेक्चर रहेगा, ये एडवांस मैथ्स को खत्म करने के लिए हमारे पास में रहेगा। बाकी में हमारे पास 3 लेक्चर के अंदर में पूरी एडवांस मैथ्स में और खत्म करवा दूंगा। तो 6 लेक्चर में एडवांस मैथ्स और 6 लेक्चर के अंदर में अर्थमेटिक मैथ्स, पूरी की पूरी मैं आपको मैथ्स 12 लेक्चर के अंदर में करवा दूंगा। 12 लेक्चर में आपकी पूरी मैथ्स में अगर बोल रहा हूं ना, इसका मतलब एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाऊंगा। इस सीरीज पे आप भरोसा रखना। इसके बाद में मैथ्स के अंदर में एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो कि यहां से बाहर होगा। ठीक है, चलिए अब इस तीसरे लेक्चर को आपको पूरा देखना है। उसके बाद में क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन का भी हम लोग खात्मा यही कर देने वाले हैं। ठीक है, बाकी वन शॉट की जो वेट कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन का वन शॉट भी आने वाला है, जिसके अंदर में न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, कॉन्सेप्ट भी रहेंगे और इन डेप्थ बहुत सारी चीजें उसके अंदर में रहेगी। तो वो भी हमारे पास में लेक्चर कल या परसों तक हमारे पास में वन शॉट भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, नो फॉर्मूला बुक सीरीज है, उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट का वन शॉट है और एडवांस मैथ्स हम लोग खत्म कर रहे हैं। इसके अंदर में क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन इस लेक्चर के अंदर में खत्म करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बोलो जय बजरंगबली। और चलिए अब हम लोग सबसे पहले टॉपिक से हमारे पास क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि कोई भी ऐसी आकृति, कोई भी ऐसी संरचना जिसके अंदर में 4 साइड हो। चतुर मतलब कि हमारे पास में क्या होगा कि 4 साइड वाला जितने भी हमारे पास में कोई भी हमारे पास में अगर आकृति है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट। ध्यान रखना बस एक क्लोज होना चाहिए, क्योंकि 4 लाइन तो हमारे पास में ऐसे भी बन सकती है, लेकिन ये 4 लाइन हमारे पास में काम नहीं आएगी ना, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। तो क्लोज्ड फिगर वाला कोई भी होता है तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर एक तो 4 साइड होती है, 4 एंगल होते हैं और 4 ही वर्टिसेस होते हैं। तो हमारे पास में ये देखो 4 वर्टिसेस हो गए और हमारे पास में 4 साइड हो गई, 1 2 3 4, और हमारे पास 4 एंगल हो गए, ये 1 2 3 4। तो इतना तो आपको सब कुछ आता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर होता है, कोई भी 4 भुजा वाला जो ये बंद आकृति है, इसके जो इंटरनल एंगल होते हैं, इन सब आंतरिक कोणों का जो योग रहता है वो 360 डिग्री रहता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आप हमेशा ध्यान रख लेना। ट्राइंगल के अंदर में क्या रहता है? 180 डिग्री रहता है। लेकिन और हमारे पास में चतुर्भुज के अंदर में हमारे पास में क्या रहता है? हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल के अंदर में 360 डिग्री रहता है। और एक और चीज, एनी डायगोनल डिवाइड्स ए क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्राइंगल्स। देखिए, जैसे मान लो कि ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर में मान लो कि कोई भी मैं एक डायगोनल खींचता हूं तो हमारे पास में 2 ट्राइंगल बन गए ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 2 ट्राइंगल बन गया। अगर मान लो कि मैं इसके अंदर में ये डायगोनल खींचता हूं तो हमारे पास में 2 ट्राइंगल बन गए, ये वाला और ये वाला। तो कोई भी अगर हम लोग हमारे पास में ये खींचेंगे ना, अगर हम लोग डायगोनल खींचेंगे तो ये हमारे पास में 2 ट्राइंगल के अंदर में बनाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जो कि मैंने ना ज्योमेट्री के वन शॉट के अंदर में भी ऑलरेडी कवर करवा रखा है। क्या है कि हमारे पास में इसको बोलते हैं कैची का स्ट्रक्चर। कैची तो कैची स्ट्रक्चर के अंदर में क्या होता है कि ये भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही है। अगर मैं इस कोने को थोड़ा इधर खिसका दूं, थोड़ा खींच के बाहर निकाल दूं, तो ये एक तरह का ऐसा बन जाएगा ना। तो एक तरह का ये क्वाड्रिलेटरल बन गया कि नहीं बन गया? तो आपको ये ना कैची भी एक तरह की 4 भुजा वाली ही है, क्योंकि 1 2 3 और 4 साइड है ना, तो ये भी हमारे पास कैची है।
कैची ऐसी ऐसी होती है ना, तो कैंची कैची टाइप का दिख रहा है। इस कैची में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। कैची टाइप स्ट्रक्चर में क्या फॉर्मूला होता है कि ये हमारे पास में जो तीन इंटरनल एंगल है ना, एक्स, जेड और वाई, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर रहता है, ये जो एक्सटर्नल एंगल है ना यहाँ का, ये अल्फा के बराबर में रहता है। तो अल्फा बराबर यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान रखना यहाँ पे जब भी ये निकालना हो ना तो इन तीनों को सम कर दो, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर में क्या है कि इफ ए डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द 90 डिग्री। ध्यान रखना कि जब भी कोई डायगोनल किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर में 90 डिग्री के ऊपर में इंटरसेक्ट करता है, अगर ये 90 डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट करता है तो उसका एक डायरेक्ट सा फॉर्मूला है कि अगर मान लो कि साइड है ए बी सी डी, आमने सामने वाली साइड का स्क्वायर करके जोड़ दो, बराबर आएगा। ये हमारे पास में ये क्या है, प्रॉपर्टी है। ध्यान रखना किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हमारे पास में जो हमारे पास में डायगोनल है वो अगर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं तो जो आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ दो तो वो बराबर आएगा। तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ध्यान रखना आमने सामने वाला लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे आगे क्या है कि हमारे पास में इसका कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। ध्यान रखना कि मेरा जो शिफ्ट था 20 जनवरी 2025 को, जो हमारे पास सीजीएल मेंस 2024 का जो था हमारे पास में, उसके अंदर में इसके ऊपर में एक सवाल आया था, इसके ऊपर में ध्यान रखना। तो सीजीएल मेंस के अंदर में भी इसके ऊपर सवाल आया हुआ है। तो सीधा सीधा बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, इसका अगर एरिया निकालना है, आप मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास में मान लो कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ये दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर में मान लो कि इसका एरिया निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां से यहां तक डायगोनल खींचूंगा। खींच दिया मैंने डायगोनल खींचने के बाद में मैंने क्या किया कि इसके ऊपर में आप देखो डायगोनल खींच दिया तो मेरे पास में एक ऊपर वाला ये पूरा ट्राइंगल बन गया, ये वाला पूरा ट्राइंगल आ गया मेरे पास में, और एक नीचे वाला ट्राइंगल आ गया ना, दो ट्राइंगल आ गए। लेकिन दोनों ट्राइंगल के अंदर में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऊपर और नीचे वाले दोनों ट्राइंगल का एरिया जोड़ दो तो टोटल आ जाएगा। लेकिन एरिया कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता है, आराम से होता है। तो हमारे पास में क्या किया हमने कि इस नीचे वाले ट्राइंगल में मैंने क्या किया कि इस बेस के ऊपर में, डायगोनल तो मैंने थोड़ी देर के लिए बेस मान लिया, तो इसके ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इधर वाले से भी इसके ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हो गए। तो हमारे पास डायगोनल की लेंथ को मैंने थोड़ी देर के लिए p मान लिया, और इसको मैंने यहाँ पे मान लिया कि q, और इसको मैंने मान लिया r। तो परपेंडिकुलर की लेंथ को q और r मान लिया, और इसको मैंने p मान लिया। अब मुझे बताओ कि इसका अगर एरिया निकालना होगा तो क्या होगा। देखो ऊपर वाले का एरिया क्या होगा, 1/2 ऊपर वाला, मतलब ये हमारे पास में a b c, ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होगा 1/2 इंटू p इंटू r, और प्लस क्या आएगा नीचे वाला एरिया, नीचे वाला हो जाएगा 1/2 इंटू p इंटू q, p इंटू क्यू। अब यहां से अगर मैं बोलूं तो 1/2 इंटू पी मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आया, r प्लस क्यू आया कि नहीं आया, r प्लस क्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि r प्लस क्यू क्या है, r प्लस क्यू यही तो है परपेंडिकुलर, ये r क्या है परपेंडिकुलर और q क्या है परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने परपेंडिकुलर्स को जोड़ दिया। तो हम, और p क्या है, p हमारे पास में है डायगोनल, तो p डायगोनल है। तो हम लोग को सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया कि 1/2 इंटू डायगोनल की लेंथ इंटू सम ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन द ऑन द डायगोनल। तो मतलब जो भी डायगोनल के ऊपर में दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं तो उन दोनों परपेंडिकुलर का सम कर दो, और बस इतना नॉर्मल सा फॉर्मूला लगा दो और आगे आंसर। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ये हमारे पास में बेसिक सा फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और क्या कहता है कि जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म से पैरेललोग्राम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि समांतर चतुर्भुज बनता है जब भी हम किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम लोग ना मिड पॉइंट ले, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में सिमेट्रिक होना चाहिए या फिर हमारे पास में पैरेललोग्राम टाइप का या फिर आयत या फिर वर्ग, मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर आपके पास में है तो हमारे पास में अगर हम लोग मिड पॉइंट को जोड़ देते हैं, मिड पॉइंट को मिला देते हैं, तो मिड पॉइंट से बनने वाला जो हमारे पास में ये जो नया क्वाड्रिलेटरल आया है, मिड पॉइंट को मिलाने से ये जो नया क्वाड्रिलेटरल आया है, ये पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। अब बात आएगी पैरेललोग्राम क्या होता है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक आएगा पैरेललोग्राम का, तो उसके अंदर में पढ़ेंगे। और एक और चीज कि इसका जो एरिया होगा ना, ये जो अंदर वाला जो एरिया होगा ना, ये हाफ होगा टोटल का। टोटल अगर मान लो x एरिया है तो हमारे पास में ये जो अंदर वाला है उसका एरिया x/2 होगा। जो मैं चीज बोल रहा हूँ वो चीज आपको याद कर देनी है, हाथ तो हाथ याद कर दो कि टोटल अगर x है तो हमारे पास में ये x/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। टाइम क्या चल रहा है 7:52। ठीक है, चलिए उसके बाद में हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या आता है कि अगर हमारे पास में कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, और अगर हम लोग ना दो हमारे पास में जो ये एंगल है, दो एंगल है, तो इनके अगर हम लोग एंगल बाइसेक्टर खींचे, अगर ये जो दो एंगल है इन दोनों के अगर हम लोग एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, अगर इन दोनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, कोण समद्विभाजक खींचते हैं,
तो हमारे पास में जो ये जहां पे मिलेंगे तो ये जो एंगल रहेगा ना, ये जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, वो इन दोनों एंगल का एवरेज मान लो, इन दोनों एंगल का एवरेज रहेगा, इन दोनों एंगल का क्या रहेगा, एवरेज रहेगा। कैसे हम लोग निकालेंगे कि अगर हम लोग को हमारे पास बोल दे कि भाई ये एंगल कितना रहेगा, तो आप क्या करो, ए एंगल जोड़ो, बी एंगल जोड़ो और उन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, बस इतना सा आपको काम करना है। ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। इसको मैंने सुदर्शना के अंदर में भी जो कॉन्सेप्ट 100 टॉप 100 कॉन्सेप्ट की जो सीरीज करवाई थी, तो उसके अंदर में भी ये कॉन्सेप्ट मैंने ना करवाया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। अगर बोले कि मान लो कि ये 50 है, ये 60 है, तो बताओ कि ये कितना होगा, और ये दोनों, ये कौन समद्विभाजक है, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 60 और 50 कितना हो गया, 110 का आधा हो गया 55। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। चलो आगे। आगे अगर आपने अल्फा ज्वाइन नहीं किया है तो अल्फा को ज्वाइन कर दो। अल्फा क्या है, अल्फा टारगेट ग्रुप है, ध्यान रखना। अल्फा क्या है, अल्फा है टारगेट ग्रुप। ठीक है, अब टारगेट ग्रुप क्या होता है, आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, ध्यान रख लेना। अल्फा के अंदर में आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, अल्फा, अल्फा प्लस और अल्फा मेंस। अगर आपने मान लो कि थोड़ा थोड़ा आपको लगता है कि यार मेरे 120 130 नंबर्स तो आ ही रहे हैं, मेरे को बस मार्क्स बूस्ट करने हैं, तो आप अल्फा प्लस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप अल्फा ज्वाइन कर सकते हो। अगर 100 90 110 ऐसे नंबर आ रहे हैं तो अल्फा आपके लिए परफेक्ट रहेगा। अल्फा प्लस आपके क्या रहेगा, थोड़ा स्पीड में रहेगा, अगर 130 के आसपास नंबर आती है कर दो। अगर मेंस की तैयारी करो तो अल्फा मेंस भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, और आपको 1 ईयर का जो फीस रहेगा, 1 ईयर का फीस रहेगा आपका 399। तो 399 में आपको पूरे साल के लिए आपके पास में क्या रहेगा, टारगेट सबको मिलते रहेंगे। और सिर्फ टारगेट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं आपको पर्सनली, मैं जिम्मेदारी लूंगा आपके मैथ्स की। मैं पर्सनली आपसे बात भी करूंगा, आपको कोई भी टीचर आपसे खुद से बात नहीं करेगा, लेकिन मैं करूंगा। हमारे अल्फा मीट के बहुत सारे रिव्यूज होते हैं, हम लोग, हमारे पास वीकली अल्फा मीट होती है ऐसे ऐसे। और ये वीकली अल्फा मीट हमारे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कितनी भी खींच सकती है, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होता। मैं वहां से नहीं जाऊंगा, जाओगे तो आप जाओगे, मैं नहीं हटने वाला वहां से। और ये किसी से भी पूछ लेना, जो भी अल्फा में है आप किसी से भी पूछ लो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां से भी पूछ सकते हो। बाकी इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर में मैसेज करो। 399 कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी मैथ्स की जिम्मेदारी मेरी है, ध्यान रखना। को अल्फा को ज्वाइन करने के बाद में आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की नीड नहीं है, कोई भी पेड कोर्स लेने की नीड नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स के टारगेट यहीं पे मिलेंगे विद द रिसोर्सेज लिंक। रिसोर्सेज भी हम ही देंगे, प्रैक्टिस शीट भी हम ही देंगे, लेक्चर भी हम ही देंगे, सब कुछ हम ही देंगे। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस पढ़ना है, जो जो टारगेट मिल जाता है। ठीक है, जल्दी से व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपको ज्वाइन करना है। चलिए स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है, इसके अंदर में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों के चारों जो साइड्स रहती है, वो चारों साइड क्या रहती है, बराबर रहती है। अगर ये ए है तो ये भी ए रहेगी, ये भी ए रहेगी, ये भी ए रहेगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के रहते हैं, तो ये चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के रहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या रहती है, तीसरी प्रॉपर्टी रहती है कि जो भी हमारे पास में ये जो बाइसेक्टर हमारे पास में जो ये डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल क्या करते हैं, सामने वाली साइड, सामने वाले एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि ये 45 डिग्री के ऊपर में बनेगा। ठीक है, ये काटेगा 45 डिग्री। और चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या हो सकती है कि ये हमारे पास में जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर में काटते हैं। डायगोनल एक दूसरे को किस पे काटते हैं, 90 डिग्री के ऊपर में काटते हैं। पांचवी बात क्या हो सकती है कि ऊपर वाले का एरिया वही रहेगा जो नीचे वाले का एरिया रहेगा। बाकी तो सारी की सारी, क्योंकि इसमें सारी चीज सिमेट्री है ना, तो सारी चीज अगर सिमेट्री है तो ऑब्वियस चीज है कि सारी की सारी चीजें सेम ही रहने वाली है। और ये 90 डिग्री रहेगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 90 डिग्री। तो हमारे पास में क्या हुआ, एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर साइड्स एंड ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल। तो ऑल फोर साइड यहाँ पे क्या है, सभी भुजाएं बराबर होती है। और समानांतर, समानांतर का मतलब क्या है कि 90 डिग्री है तो मतलब ये दोनों पैरेलल होगी। ठीक है, बाकी सभी सभी राइट एंगल होंगे। और डायगोनल के बारे में बात की जाएगी, डायगोनल की लेंथ इक्वल होगी। ध्यान रखना कि ये डायगोनल, एसी डायगोनल जितना है वतना उतना बीडी डायगोनल रहेगा, लेंथ बराबर रहेगी। और बाकी हमारे पास में ये दोनों 90 डिग्री के ऊपर में कट करेंगे, इतना तो आपको पता ही होगा। चलिए, हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या रहेगा कि अगर मान लो कि ये हमारे पास में स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड को जोड़ दो तो ए, तो ये हो गया 4a। 4a इसका पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर मतलब समझते हो ना, परिमाप मतलब चारों ओर की भुजाओं की लंबाई। तो ए अगर इधर से जोड़ा, फिर ए, फिर ए, फिर ए। और हमारे पास डायगोनल क्या होगा, डायगोनल होगा ये। और ये अगर 90 डिग्री है तो बताओ इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हमारे पास में हो जाएगी ए और ए, ये है तो ये √2a नहीं हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको फाइंड भी कर सकते हो, √2 और a। ठीक है, तो ये आपको निकालना आता ही होगा। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमारे पास में तीसरा चीज क्या है कि हम, अगर हमारे पास में, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारे पास में बोले कि इसका एरिया क्या होगा, चलो इसका एरिया निकाल ही देते हैं। चलो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया हमारे पास में हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो a इंटू ए। तो हमारे पास में a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है, ये हमारे पास में है एरिया। तो एरिया हमारे पास में आ गया ए स्क्वायर।
अब अगर हम लोग के पास में बोले कि हमारे पास में कोई भी एक हमारे पास में स्क्वायर है, अगर बोले कोई एक स्क्वायर है और उसके चारों ओर क्या है, एक सर्कल घुमा हुआ है, तो सर्कल का जो डायामीटर रहेगा ना, सर्कल का जो डायामीटर रहेगा वो डायामीटर वही रहेगा जो इसका हमारे पास में जो स्क्वायर है उसका जो डायगोनल रहेगा ना, वही डायामीटर रहेगा। ध्यान रखना ना, ये जो डायगोनल है ना डी, ये डायगोनल डी ही इसका डायामीटर है। तो कहने का मतलब हमारे पास इस केस के अंदर में क्या होगा, डायगोनल जो है ना डी, वही हमारे पास में डायामीटर है, वही हमारे पास में डायामीटर है, वही हमारे पास में डायामीटर है। ठीक है, सर्कल का डायमीटर है। और डायगोनल डी की लंबाई हमारे पास में क्या होगी, ये अगर ए है और ये अगर ए है तो ये रूट टू ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट टू ए हो जाएगा। ये चीज ध्यान रख लेना। तो हमारे पास क्या हुआ, डायमीटर हमारे पास में कितना आ गया, रूट टू ए। ध्यान रखना, जो रूट टू ए है ना वही उसका डायमीटर आ गया। ठीक है, चलिए अगर हम लोग के पास में बोल दे कि हमारे पास में एरिया निकालना है, तो एरिया भी आप आराम से निकाल सकते हो। एरिया कैसे निकालोगे, देखो हमारे पास में क्या हुआ, डायगोनल की लेंथ आई हमारे पास में रूट टू ए, डायगोनल की लेंथ आई हमारे पास रूट टू ए, तो ए बराबर क्या आ गया, डी अपॉन रूट टू। ये आया कि नहीं आया। अब हमारे पास मुझे पता है कि एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है ए स्क्वायर। अगर हम लोग स्क्वायर का एरिया बोले तो ए स्क्वायर। और अगर हम लोग के पास मान लो कि कभी कभी साइड नहीं दे रखी है, अगर आपको कभी कभी साइड नहीं दे रखी होती है, साइड दे रखी होती है तो ए स्क्वायर कर दो, लेकिन साइड नहीं दे रखी है और डायगोनल दे रखा है, बोले कि बताओ 10 सेंटीमीटर डायगोनल वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा। इस टाइप का कोई सवाल आता है, 10 सेंटीमीटर डायगोनल वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो डायगोनल के टर्म में निकाल देते हैं। तो मुझे बताओ डायगोनल और एरिया के, डायगोनल और साइड के बीच में रिलेशन तो ये है हमारे पास में, तो सीधा सीधा वैल्यू पुटिंग कर दो और आंसर आ जाएगा। तो एरिया की जगह हम लोग, सॉरी इस साइड की जगह पे हम लोग ये रख देते तो डी अपॉन रूट टू का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर बाई टू। तो कहने का मतलब जब भी आपको कभी एरिया निकालना हो और डायगोनल दिया हुआ हो तो ये फॉर्मूला यूज कर देना। ठीक है, उसका स्क्वायर करके आधा कर दो। ठीक है, डायगोनल का स्क्वायर करके आधा मतलब 10 सेंटीमीटर अगर डायगोनल दिया हुआ है तो हमारे पास में हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 100 बटा 2 मतलब 50, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है कि अगर हमारे पास में कोई भी स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर के अंदर में कोई भी एक पॉइंट पी है, कोई भी, ध्यान रखना है ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, ये यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। तो कोई भी अगर पी पॉइंट है और उस पी पॉइंट से सारे वर्टिसेस की दूरी ए बी सी डी, ऐसे चार हमारे पास में ए बी सी डी ये डिस्टेंसेस है, तो हमारे पास में सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है कि ए हमारे पास उस पी पॉइंट से सारे वर्टिसेस के जो हमारे पास में डिस्टेंस है उनको क्या करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान रखना आमने सामने वाले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ो और हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को जोड़ो, ये दोनों बराबर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आपको याद रखना है, किसी भी स्क्वायर में अगर कोई भी हमारे पास में एक पॉइंट है तो हमारे पास में ये प्रॉपर्टी होगी। अब हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल और हमारे पास स्क्वायर के अंदर में छोटा सा फर्क है, छोटा सा, बाकी ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस दिखने में लगभग लगभग एक जैसे होते हैं। थोड़ा सा फर्क क्या होता है कि हमारे पास स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में आमने सामने और हमारे पास सारी की सारी भुजाएं, आमने सामने बोलो चाहे हमारे पास चारों ओर की बोलो, चारों ओर की भुजाएं सबके सब सेम रहती है। लेकिन इसके अंदर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आमने सामने वाली बोलोगे तो ये जितनी, अगर ये ए है तो ये ए होगी, अगर ये बी है तो ये बी होगी। ऐसा नहीं है कि भाई ये सारी की सारी बराबर नहीं है, इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ है आमने सामने की बराबर होगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, पहली प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर में सारी साइड सेम होती है, जबकि रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल को आयत बोलते हैं, ध्यान रखना, तो रेक्टेंगल के अंदर में आमने सामने की साइड सेम होती है। उसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी है कि इसके अंदर में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, वो तो स्क्वायर में भी होते हैं। लेकिन तीसरी इसके अंदर में मेन बात यह है कि हमारे पास में जो डायगोनल है ना, डायगोनल हमारे पास में 90 डिग्री पे कट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। और किस केस में कर सकते हैं, कर सकते हैं जब ये स्क्वायर बन जाए, मतलब दोनों साइड ए और बी बराबर आ जाए, तो फिर कर देंगे क्योंकि फिर तो वो स्क्वायर ही बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 90 डिग्री पे कट नहीं करेंगे नॉर्मल केसेस के अंदर में। उसके अलावा चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास में और क्या हो सकती है कि हमारे पास में कि ये ना मिडिल पॉइंट के ऊपर में टच करेंगे। ध्यान रखना कि ये जो डायगोनल है ये दोनों लेंथ बराबर होगी और ये दोनों लेंथ बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि सिमेट्री है, ऑब्वियस चीज, एक सिमेट्री है तो ये दोनों लेंथ बराबर होगी। उसके अलावा एक मेन चीज है कि ये अगर 90 है तो ऐसा नहीं है कि ये 45 और ये 45 होगा, ऐसा नहीं है, ध्यान रख लेना। ऊपर वाला एंगल अगर अल्फा है तो नीचे वाला बीटा होगा, और अल्फा प्लस बीटा मिला के हमारे पास में 90 डिग्री होगा। ऐसा नहीं है कि अल्फा और बीटा 45 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, स्क्वायर में होता है ये सब कुछ। तो हमारे पास में क्या हुआ, एक डायगोनल, दोनों के दोनों डायगोनल की लेंथ समान होगी, तो हमारे पास सारी चीजें क्या आ गई, जिसमें हमारे पास में आमने सामने की भुजाएं हमारे पास में बराबर हो, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। उसके बाद में डायगोनल क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, इक्वल लेंथ के अंदर में रहेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और नॉट राइट एंगल, मतलब कि बट नॉट एट राइट एंगल, मतलब कि बाइसेक्ट करते हैं लेकिन राइट एंगल के ऊपर में नहीं, मतलब ये एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री नहीं रहेगा, ध्यान रख लेना। उसके अलावा हमारे पास में क्या होगा, चारों कोणों के द्विभाजक एक अन्य वर्ग बनाते हैं, चारों कोणों के द्विभाजक एक अन्य वर्ग बनाते हैं। ये आप ना आराम से आप देख सकते हो, आगे अगर डायग्राम है तो बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप क्या मान सकते हो कि कोई भी अगर रेक्टेंगल है ना, तो हमारे पास में अगर मैं मान लो कि इसको अगर मैं 45 डिग्री पे काटूं,
इसको भी मैं अगर 45-45 डिग्री पे काटूं, इसको भी मैं अगर 45-45 डिग्री पे काटूं, और इसको भी मैं अगर मतलब इस टाइप से 45-45 डिग्री के ऊपर मैं काटने का ट्राई करूं, और इसको भी कुछ 45 डिग्री पे काटने का ट्राई करूं, तो ये जो अंदर में कुछ डायग्राम बनेगा ना, तो इस टाइप का कुछ 45 डिग्री हमारे पास में ये जो बनेगा ना, ये भी एक तरह का वर्ग बनेगा। ठीक है, बाकी आप ना प्रॉपर स्केल के साथ बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर में जो हमारे पास ये जो बनेगा ना, ये वर्ग बनने वाला है। और ये वैसे इस तरह से नहीं बनता है, ये वैसे इस तरह से बनता है। आगे एक डायग्राम मैंने शायद ऐड किया हो तो देख लेते हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो चलो, ये इसमें नहीं किया है, कल परसों जो वन शॉट आएगा ना उसके अंदर में ये डायग्राम ऐड किया हुआ है, उसके स्लाइड्स में ऐड किया हुआ है। तो हमारे पास में चारों के चारों हमारे पास में वर्ग बनाएंगे। अगर हम लोग एंगल बाइसेक्टर हम लोग अगर हमारे पास में ड्रॉ करें तो हमारे पास में क्या बनेंगे, स्क्वायर बनाएगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, बाकी हमारे पास में नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास में इसका अगर हम लोग को बोले कि एक हमारे पास में ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, और इसका हम लोग को क्या निकालना है, ये हमारे पास में एल है और ये हमारे पास में बी है और ये 90 डिग्री है। तो हमारे पास में क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा एल अगर ये है, एल अगर ये है और ए अगर बी है, तो हमारे पास पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सब जोड़ दो, एल और एल 12, 12 प्लस 2b, तो 2 अगर कॉमन ले लिया तो एल प्लस बी, तो मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, बस हो गया हमारे पास में। एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, बस खत्म हो गया। और डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल देखो, डायगोनल होगा ये डायगोनल है ना, तो इसकी लंबाई हमारे पास में क्या हो जाएगी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ गया आंसर। चलिए आगे, आगे हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब आयत को वृत्त के अंदर अंकित किया जाता है तो वर्ग होने पर उसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हेन द रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, जब किसी सर्कल के अंदर में, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब किसी भी सर्कल के अंदर में अगर मैं बोलूं कि एक रेक्टेंगल बनाना है, ध्यान रखना, अगर मैं बोलूं कि एक रेक्टेंगल बनाना है, तो अगर हम लोग बोल दे कि उसका एरिया कांस्टेंट है, क्या है, क्या कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो सेम एरिया के लिए सबसे जो हमारे पास में स्क्वायर रहेगा ना, उसी का एरिया हमारे पास में मैक्सिमम रहेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन द रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल इट विल हैव द मैक्सिमम एरिया, व्हेन इट इज स्क्वायर, तो व्हेन इट इज ए स्क्वायर, तो हमारे पास में क्या हुआ, यहाँ पे क्या चीज है कि जैसे हमारे पास में जैसे हम लोगों ने पास में ये बना दिया, एक हम लोगों ने ये बना दिया और एक हम लोगों ने ये बना दिया, एक हम लोगों ने ये बना दिया, तो हमारे पास में क्या होगा कि अगर बोले कि मैक्सिमम एरिया चाहिए, मैक्सिमम मतलब हमारे पास में अगर एरिया को कांस्टेंट कर दिया जाए, अगर हम लोग बोले कि एरिया को कांस्टेंट कर दिया जाए तो कौन सा शेप आएगा जिसके अंदर में मैक्सिमम एरिया बनेगा, एरिया को कांस्टेंट कर दिया जाए तो कौन सा ऐसा शेप बनेगा जिसके अंदर में लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास में जो है ना, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ। हाँ चलिए, इस केस के अंदर दो तरह के हमारे पास में सवाल बन सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को पास में ये बोला है कि कोई भी हमारे पास में अगर मैक्सिमम एरिया बनाना है तो कौन सा शेप आएगा। एक होता है कि हमारे पास अगर एरिया कांस्टेंट होता है तो कौन कौन से अलग अलग शेप के अंदर में बन सकते हैं, तो दो डिफरेंट चीजें। लेकिन ये वाली जो चीज है ये मैक्सिमम एरिया के लिए। मैक्सिमम एरिया का मतलब क्या होता है, समझो कि हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ को मैक्सिमम करना है, यही वाली चीज है ना, रेक्टेंगल को हम लोग करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ को मैक्सिमम। अब मुझे बताओ कि कोई भी दो संख्या अगर बोले कि, और एक, हाँ इसके अंदर में एक प्री कंडीशन है जो यहाँ पे शायद लिखी हुई नहीं है, लेकिन एक प्री कंडीशन क्या है, प्री कंडीशन है कि एल प्लस बी कॉन्स्टेंट है, एल प्लस बी क्या है, कॉन्स्टेंट है। एल प्लस बी कॉन्स्टेंट होने का मतलब, इसको मैं पूरी अच्छे से लाइन लिखूं तो एक लाइन इसके अंदर में मिसिंग है, वो है समान पेरीमीटर के लिए। किसके लिए, समान पेरीमीटर के लिए, पेरीमीटर के लिए मतलब कि हमारे पास में अगर परिमाप नियत है, परिमाप अगर हमारे पास कांस्टेंट है, समान पेरीमीटर के लिए अगर समान पेरीमीटर दिया हुआ है, एक ऐसा शेप जो सर्कल के अंदर बाउंडेड है और पेरीमीटर समान है, तो मैक्सिमम एरिया के लिए हम लोग को उसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कैसे कि एल प्लस बी अगर कांस्टेंट है, जैसे मान लो एल प्लस बी हमारे पास में है 16, ठीक है 16 मान लिया, तो मुझे एक बात बताओ 16 कैसे कैसे हो सकता है, 1 इंटू 15 हो सकता है, तो 15 एरिया आएगा। एल प्लस बी अगर 16 है, एल प्लस बी को मैंने थोड़ी देर के लिए 16 मान लिया, ठीक है, तो मुझे बताओ ये 15 और 1 मान लिया तो 15 आएगा, 2 इंटू 14 मान लिया तो क्या आएगा, 28 आएगा, 3 इंटू 13 मान लिया 39 आएगा, ऐसा आएगा। अब मुझे बताओ सब ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब मुझे बताओ कि 16 है ना, तो 8 इंटू 8 कर दिया तो क्या आएगा, 64 आएगा, ऐसे होगा। 8 इंटू आर क्या आएगा, 8 8 भी 16 होता है, 64 आएगा। लेकिन अब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ये 8 का 9 हो जाएगा और ये 8 का 7 हो जाएगा, 9 और 7 16, 9 7 वापस 63 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये मैक्सिमम आया, बाकी सब क्या हुआ, ये बढ़ता गया फिर वापस घटने लगेगा। अब ये घटने लगेगा तो ये क्या आया, ये मैक्सिमम आया, ठीक है, ये क्या आया, ये मैक्सिमम आया।
ये है ना मैक्सिमम है। और ये मैक्सिमम किस केस में है, जब दोनों साइड समान हो गई। तो कहने का मतलब अगर एल प्लस बी कॉन्स्टेंट है, अगर एल प्लस बी मतलब या तो बोलो एल प्लस बी या फिर बोलो पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर कांस्टेंट है, अगर पेरीमीटर कांस्टेंट है किसी सर्कल के अंदर में, तो हमारे पास में जो मैक्सिमम एरिया चाहिए तो वो हमेशा और हमेशा स्क्वायर का होगा। तो नियत परिमाप के लिए स्क्वायर का एरिया ही मैक्सिमम होता है, वो मैंने समझा दिया है आपको। ठीक है, चलिए आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ पी इज एनी पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर में भी सेम टू सेम प्रॉपर्टी है जो स्क्वायर के अंदर में मैंने बताई थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये कि सेम प्रॉपर्टी है जो कि स्क्वायर में भी लगती है और रेक्टेंगल के अंदर में भी लगती है। चलिए आगे। आगे हमारे पास में क्या हो गया, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, अब हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम का मतलब हमारे पास में होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि जब भी हमारे पास में ये जो आयत होता है ना, आयत मतलब रेक्टेंगल, जो हमारे पास में ये जो रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल जो होता है उसी को अगर मैं थोड़ा सा थप्पड़ मार दूं तो ये हमारे पास में क्या होगा कि ये देखो, ये होता है रेक्टेंगल, ये होता है रेक्टेंगल। यहां से अगर मैं उसको एक गुस्सा मारूं तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा तिरछा हो जाएगा, इधर से ऐसे तिरछा हो जाएगा। तो तिरछा हो गया तो इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में एक ही फर्क है, वो एक फर्क मतलब और भी छोटे छोटे फर्क और भी है, लेकिन मोटा मोटा दिखने के अंदर में क्या होता है, इसमें भी साइड तो आमने सामने की सेम होती है, आमने सामने की साइड सेम होती है, ध्यान रखना, आमने सामने की साइड सेम होती है पैरेललोग्राम के अंदर में, वो रेक्टेंगल में भी थी। लेकिन यहाँ पे एंगल जो है ना वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, यहाँ पे एंगल जो है ना वो 90 डिग्री के नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। और डायगोनल क्या होंगे, डायगोनल क्या होंगे, एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, लेकिन स्पेशल केस है कि उसके अंदर में एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कोई भी एंगल थीटा हो सकता है, और थीटा की वैल्यू है ना 90 भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अगर थीटा 90 है तो फिर तो वो रेक्टेंगल हो गया, अगर थीटा 90 नहीं है तो फिर ये हमारे पास में पैरेललोग्राम का डिफरेंट केस हो गया। तो मतलब ये हमारे पास में एक पैरेललोग्राम हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। तो अब मेरी बात सुनियो, तो यहाँ पे ये डायगोनल छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और ये बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे डायगोनल बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बराबर किस केस में, जब ये रेक्टेंगल बनेगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, और जब थीटा बराबर 90 डिग्री नहीं होगा तो बराबर नहीं होंगे। उसके अलावा क्या है कि हमारे पास में जो डायगोनल होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं, ध्यान रखना, ऊपर वाला जितना का जितना होगा ना उतना उतना नीचे रहेगा, और ये वाला जितना रहेगा उतना उतना ये रहेगा। तो मतलब ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन ये 90 डिग्री के ऊपर टच नहीं करते। ध्यान रखना, ये जो 90 डिग्री है ना, ये हमारे पास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और किस केस में कर सकते हैं, कर सकते हैं जब ये चारों साइड सेम हो और उसके अलावा ये स्क्वायर बन जाए। ठीक है, स्क्वायर, क्योंकि पैरेललोग्राम भी तो एक हमारे पास में समचतुर्भुज का पार्ट आएगा, वो जो कि नेक्स्ट आएगा हमारे पास में। रोम्बस जो होता है ना, रोम्बस, रोम्बस भी एक बोलेगी तो वो भी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि उसकी चारों के चारों बस साइड सेम हो गई है एक तरह का, वो भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, तो हमारे पास में ये चीजें आ चुकी है। अब चलते हैं डायगोनल, डायगोनल विकर्ण हो गया। अब ये क्या, मे और मे नॉट बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल, तो राइट एंगल पे कट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इतना हो गया। अब हमारे पास में क्या होगा, द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। एक चीज ध्यान रखना, जैसे स्क्वायर के अंदर में, जैसे ये मान लो कि ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री, उसके अगर रेक्टेंगल में भी 90 90, तो ये दोनों 180 होता है। सेम टू सेम यहाँ पे भी होता है। देखो ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है ना, तो मुझे बताओ ये अगर मैं बाहर ऐसे बाहर निकालू तो ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अगर ये 180 माइनस थीटा है तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री ही आया। तो कहने का मतलब दो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना, ये और ये, इन दोनों का एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। चाहे इसको और इसको जोड़ो, चाहे चाहे हमारे पास किसी भी चीज को आप जोड़ सकते हो, इसको इसको जोड़ो, चाहे इसको इसको जोड़ो, चाहे इसको इसको जोड़ो, कोई भी दो जो आसपास वाले जो एंगल है उनका हमारे पास में सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और आमने सामने के एंगल समान होते हैं, वो दिखने में से ही पता चल रहा है आमने सामने वाले सेम है, आमने सामने वाले सेम है। ठीक है, ये अगर अल्फा है तो ये अल्फा होगा, और ये अगर बीटा है तो ये बीटा होगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ईच डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू ट्रायंगल ऑफ द इक्वल एरिया, वो भी दिख रहा है कि ऊपर वाला जितना एरिया है उतना उतना नीचे वाला भी एरिया है। तो इतना तो समझ में आ ही रहा है, बाकी लिखी हुई चीजें हैं ये सब आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो, अब हमारे पास में एक फॉर्मूला आएगा आगे थोड़ी देर में। ए पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल इज ऑलवेज ए रेक्टेंगल। ये चीज ध्यान रखना कि किसी भी हमारे पास में, अगर हमारे पास सर्कल के अंदर में, किसी भी सर्कल के अंदर में अगर हम लोग बोले कि पैरेललोग्राम बनाना है तो हमेशा और हमेशा वो रेक्टेंगल ही बनेगा। वो हम लोग है ना ऐसे घुमाया हुआ थप्पड़ मारा हुआ नहीं बना सकते। कैसे कि अगर आप लोग चाहो कि भाई मैं ऐसे टाइप का रेक्टेंगल इसके अंदर में बना दूं, तो ऐसे टाइप का इस सर्कल के अंदर में बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, तो एक चीज को समझने का ट्राई करें कि मुझे एक बात बताओ कि अगर इनको ऐसा बनाना तो ये एक डायगोनल होगा,
आपको ये चीज समझ में आ रहा है, ये डायगोनल होगा। और आपको पता है कि ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल सेंटर से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। मान लो कि मैं तिरछा बनाना चाहूं भी, तिरछा बनाना ऐसा चाहूं, तो इसका मुझे बताओ कि ये जो रेक्टेंगल, ये हमारे पास में, क्योंकि सर्कल ऐसे पास होगा, चारों से पास होना चाहिए, और चारों से अगर वो पास होगा तो ये हमारे पास में डायमीटर रहेगा, और ये डायमीटर रहेगा। अब मुझे बताओ ये सेंटर से पास होगा, डायमीटर तो सेंटर से पास होता है, तो ये हमारे पास में डायमीटर भी है, तो ये सेंटर से पास भी होगा। ये सर्कल का डायमीटर भी तो है ना, तो इसका मतलब ये सेंटर से पास होगा। अगर ये सेंटर से पास हो रहा है तो आपको सर्कल की एक प्रॉपर्टी याद होगी कि डायमीटर हमेशा और हमेशा सर्कमफ्रेंस के ऊपर में 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। ये हमारे पास में, अगर यहाँ से हमारे पास एक कॉर्ड खींचे और यहाँ से एक और कॉर्ड खींचे तो ये 90 डिग्री बनाएगी। तो डायमीटर जो रहेगा ना वो हमेशा और हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। और अगर ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री ही होगा, ऑब्वियस चीज है। और सेम अगर मैं इस केस के लिए बोलूँ तो ये दोनों अगर 90 है तो ये भी 90 ही रहने वाले हैं। तो ऑब्वियस चीज है 90 रहेगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के भी 180 डिग्री होता है। तो ये आपको सब कुछ चीजें, बाकी प्रॉपर्टी पता है। तो ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल ही हो सकता है। किसी भी किसी भी सर्कल के अंदर में अगर आप लोग पैरेललोग्राम बनाना चाहो तो वो रेक्टेंगल ही बनेगा, वो घुमाया हुआ थप्पड़ मारा हुआ नहीं बन सकता है। ठीक है, आगे एक हमारे पास कोई भी सर्कल है, सर्कल के अगर चारों ओर आपको है ना अगर हम लोग को सर्कल के चारों ओर हम लोग पैरेललोग्राम बनाना चाहे तो वो हमेशा और हमेशा रोम्बस ही बनेगा, ध्यान रखना। ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए सर्कल इज ऑलवेज ए रोम्बस, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। एक चीज और हो सकती है, रोम्बस भी हो सकता है, या फिर आप ना स्क्वायर भी हो सकता है, ध्यान रखो। देखो एक चीज समझो कि रोम्बस का मतलब क्या है कि सारे के सारे आमने सामने की जो साइड है ना वो सेम होगी, वो सारे के सारी आमने सामने की साइड सेम होगी। क्यों होगी सारी की सारी सेम आमने सामने की साइड? क्योंकि हमारे पास, मुझे एक बात बताओ कि जितने हमारे पास में ये लेंथ होगी, जितनी ये लेंथ होगी डायमीटर, उतना उतना ये हमारे पास डायमीटर होगा। जब इसके पूरे के पूरे गैप हमारे पास में, ये हमारे पास पैरेलल होगा, ध्यान रखना, इसके साइड के पैरेलल ये होगा और इसके साइड इस साइड के पैरेलल ये होगा। तो कहने का मतलब हमारे पास डायमीटर तो सेम है। अगर ये सेम है तो ये जितना होगा उतना उतना ये, उतना उतना ये, मतलब डायमीटर नहीं ए लिख देते हैं। तो हमारे पास में अगर ये हमारे पास में दोनों के दोनों डायमीटर सेम है तो ये ए, ये ए, ये ए, ये ए होगा। तो ये कहने का मतलब है हमारे पास में क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। इसके अलावा स्क्वायर भी हो सकता है। रोम्बस जो होता है ना, रोम्बस का ही एक स्पेशल रूप होता है स्क्वायर, जब 90 डिग्री एंगल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में एक स्क्वायर भी इसको आ सकता है चारों ओर। तो ये भी चीज ध्यान रखना, स्क्वायर भी आ सकता है। चलिए आगे आगे हमारे पास में अगर बात करेंगे तो इसका अगर हम लोग बोले कि किसी भी पैरेललोग्राम का, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एरिया हम लोग को निकालना। देखो अगर ये एल है, अगर ये बी है और अगर ये बी है, तो इसका अगर पेरीमीटर पूछे तो सेम टू सेम रेक्टेंगल वाला, थप्पड़ मारने से बाउंड्री थोड़ी कम हो गई, थप्पड़ मारने से बाउंड्री कम नहीं होगी। तो 2 इंटू एल प्लस बी आएगा, ध्यान रखना। लेकिन थप्पड़ मारने से एरिया जरूर चेंज हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। एरिया कैसे? क्योंकि पहले कितना घेर रहा था, अब कितना घेरेगा, ये थोड़ा डिफरेंट है। किस एंगल के ऊपर में साइड से उससे प्रभाव पड़ता है ना। तो हमारे पास में एरिया क्या होता है वो थोड़ा समझने का ट्राई करो। इसका अगर एरिया डिराइव करना होगा तो कैसे करोगे कि यहां से क्या करो कि एक डायगोनल ड्रॉ करो। ये मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब मुझे बताओ डायगोनल ड्रॉ करने के बाद में आप एक काम करो कि यहां से क्या करो कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो सामने वाली साइड के ऊपर में। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की सामने वाली साइड के ऊपर में, तो ये एक परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ पे तो ये परपेंडिकुलर था ही, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ था। तो मुझे बताओ ऊपर वाले ट्राइंगल है ना, ये जो डी सी बी, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। नीचे वाले ट्राइंगल में हमारे पास में क्या हुआ, 1/2 इस नीचे वाले ट्राइंगल का इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हमारे पास में होगा 1/2 इंटू एल इंटू एच। ये तो ट्राइंगल हो गया ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू एल इंटू एच। और ऊपर वाले का क्या होगा, ऊपर वाले ये भी देखो, एक और चीज, ये पैरेलल है तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब जितना एच ये है तो उतना एच ये भी है। तो मुझे बताओ ऊपर वाले का एरिया क्या होगा, ऊपर वाले का भी तो ये देखो 1/2 इंटू एल इंटू एच ही हुआ। तो इसका मतलब ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया तो सेम है। जब दोनों ही सेम है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, टोटल एरिया आ जाएगा। तो टोटल एरिया में 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या आया, लेंथ इंटू हाइट। बस लेंथ इंटू हाइट आया, मतलब बेस इंटू हाइट। अगर आप सीधा के सीधा बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास में एरिया निकल के आ जाता है। ध्यान रखना, ट्राइंगल में क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में सिर्फ बेस इंटू हाइट होता है। ये चीज ध्यान रखना, बेस इंटू हाइट होता है। तो जल्दबाजी में आप ये मत समझना कि थप्पड़ मारा है तो एरिया भी सेम रहेगा तो एल इंटू बी कर दो इसको एरिया। ये ध्यान रखना, ये गलती करते हैं लोग। एल इंटू बी नहीं करना है आपको, एल इंटू उसका हाइट करना है, एच करना है। ठीक है, अब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब आप ये भी तो देख सकते हो कि ये जो थीटा है हमारे पास में क्या होता है, इस अगर हमारे पास में एल दिया है और बी दिया है, तब अगर निकालना हो तो एच मान लो नहीं दिया है और ये थीटा दिया हुआ है, तो आप कैसे निकाल सकते हो कि हमारे पास में इस नीचे वाले इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू एल इंटू बी साइन थीटा।
एल इंटू बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना 1/2 ए बी साइन थीटा, ये आपने याद किया होगा। मतलब दो साइड के बीच का अगर एंगल हम लोग को पता होता है किसी भी ट्राइंगल में, तो हम उसका एरिया 1/2 इंटू ए बी साइन थीटा से निकालते हैं, तो 1/2 इंटू एल इंटू बी साइन थीटा, तो ये आ गया। अब मुझे बताओ ऐसा कैसा सेम टू सेम, अगर ये यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा, तो मुझे बताओ इसका एरिया भी तो 1/2 एल बी साइन थीटा ही होगा, तो हमारे पास ये तो दुगना हो गया, तो दुगना हो गया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एल इंटू बी साइन थीटा, तो यही बात होगी कि ए बी हमारे पास में हो गया एल, एल इंटू बी साइन थीटा, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला का भी डेरिवेशन कर सकते हैं। कुल मिला के बस नॉर्मल सा चीज है, आपको बस दुगुना जो 1/2 है ना वो चीजें हटा देनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास में क्या है कि इन द पैरेललोग्राम द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल हमारे पास में कितना होता है, वो होता है हमारे पास में 2 इंटू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू एडजेसेंट साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आपको याद करना है तो आप तो हाथ याद कर लो। किसी भी हमारे पास में पैरेललोग्राम में, किसी भी पैरेललोग्राम में मान लो कि ये D1 है, मान लो कि ये हमारे पास डायगोनल D1 है और ये हमारे पास में डायगोनल D2 है। अगर हमारे पास में बोल दिया जाए कि आपको पता है ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है और ये वाली सेम है, अगर मान ले कि इसको L बोले और इसको B बोले, तो ये वापस L और ये वापस B हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों डायगोनल का आप क्या करो, अगर स्क्वायर का सम पूछे, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर पूछे, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर पूछे, थोड़ा सही लिख देते हैं, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर पूछे ना, तो हमारे पास में क्या होता है 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर आपको मान लो 2 इंटू ये भूल जाते हो तो आप थोड़ा बस इतना से याद रखो कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर जो होता है ना, वो चारों साइड के जो साइड देखो डायगोनल के जो स्क्वायर का सम होता है ना, वो होता है साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। साइड के स्क्वायर के सम मतलब क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चारों साइड के जोड़ दो, तो यही तो हो गया 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको इतना सा चीज आपको याद रखना है, पैरेललोग्राम का ये फॉर्मूला होता है। पैरेललोग्राम में डायगोनल के स्क्वायर का सम निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है। अब एक और चीज है, समांतर चतुर्भुज अगर हमारे पास में कोई भी पैरेललोग्राम है तो अगर हम लोग इसके बाइसेक्ट खींचे, द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ध्यान रखना कि अगर हम लोग बोले कि इसका बाइसेक्टर खींच लिया, हम लोगों ने क्या खींच लिया, इसका हम लोगों ने क्या खींच लिया, बाइसेक्टर खींच लिया, इस एंगल का बाइसेक्टर, तो ये हमेशा और हमेशा 90 डिग्री पे कट करेंगे। अगर ये बाइसेक्टर है ना तो 90 डिग्री पे कट करेंगे। इसका डेरिवेशन भी आप कर सकते हो आराम से, कैसे कर सकते हो वो थोड़ा बता देता हूँ। मान लो कि ये एंगल 2 थीटा है, तो अगर ये 2 थीटा है तो नीचे वाला थीटा बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, आराम से बना। अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा बना। अब मुझे बताओ कि हमारे पास मैंने क्या बताया था कि दो एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री के होते हैं। अगर ये 2 थीटा है तो ये कितना बना, ये 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बना, बना कि नहीं बना, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। ठीक है, अगर ये पूरा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा है तो ये कितना बना, ये हमारे पास बनेगा इसका आधा, इसका आधा क्या होगा 90 माइनस थीटा, 2 का डिवाइड कर दो दोनों में, तो 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 बना ना, क्योंकि इन दोनों का सम कितना हुआ, इन दोनों का थीटा थीटा कैंसिल, तो ये दोनों मिला के अगर 90 है तो बचा हुआ तो 90 ही रहेगा ना, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास में 90 निकल के आ गया। डेरिवेशन आपको आई होप की समझ में आराम से आ गया। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में एक और प्रॉपर्टी क्या रहती है, ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है पैरेललोग्राम की, कि किसी भी हमारे पास में ध्यान रखना, किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर में अगर हम लोग इस बेस को, इसको अगर मान लो मैं बेस मानूं और हमारे पास में इसका अगर मैं एरिया निकालूं, अब हमारे पास में मान लो कि कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करूं, जैसे पी पॉइंट ले लिया और यहां से मैं इसको मिलाया और यहां से इसको मिलाया, मान लो यहाँ पे एक साइड लिया, यहां से इसको मिलाया और यहां से इसको मिलाया, ठीक है, और फिर मैं यहां से इसको मिलाया और यहां से इसको मिलाया, तो इन सब ट्राइंगल का जो हमारे पास में एरिया रहता है ना वो बराबर आता है। इस हर ट्राइंगल का एरिया क्या आता है, बराबर आता है। कैसे, आपको कैसे पता कि हर ट्राइंगल का एरिया बराबर आएगा, वो क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया होता क्या है, वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मुझे बताओ बेस तो हमारे पास कांस्टेंट है और हाइट भी देखो जितनी ये हाइट है उतनी उतनी तो ये भी हाइट है, उतनी उतनी तो ये भी हाइट है, तो तीनों के तीनों हमारे पास में हाइट बराबर है, तो यहाँ पे एरिया सेम आएगा। उसके अलावा हमारे पास में इसमें क्या बोला है कि डीपीसी का जो एरिया रहेगा ना, डीपीसी का जो एरिया रहेगा ना वो सी क्यू बी का भी एरिया रहेगा, सी क्यू बी। तो किसी भी पैरेललोग्राम का एक और प्रॉपर्टी क्या रहता है, किसी भी पैरेललोग्राम का एक और प्रॉपर्टी क्या रहता है कि हमारे पास में जो इस बेस के ऊपर में, जो इस बेस से इस पे रैंडम पॉइंट लेने से जो भी हमारे पास एक ट्राइंगल बनता है, तो इसका जो एरिया रहेगा ना वो सेम टू सेम एरिया रहेगा। अगर मैं इसको बेस लेके अगर इस पे कोई रैंडम हमारे पास कोई भी पॉइंट लेके एक एरिया बना दूं, तो इसका जो एरिया रहेगा सेम टू सेम वही एरिया रहेगा जो इसका एरिया रहेगा। आपको ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। चलिए अब हम लोग आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में, एक और चीज क्या है कि अगर हम लोग इसको निकालना चाहें कि किसी भी पैरेललोग्राम में, ध्यान रख लेना, किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर में जो हमारे पास में आमने सामने का हमारे पास कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लो, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया और हम लोगों ने क्या किया, इसको चारों से मिला दिया, तो ये हमारे पास में एरिया क्या बना, A1 A2 A3 और A4, ये हमारे पास में 4 एरिया बन गए।
क्या बोला, इन द गिवन फिगर P इज एनी पॉइंट, P इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। तो ध्यान रखना P इज एनी पॉइंट, ध्यान रखना P इज ए पॉइंट जो लिखा ना उसको मैं एनी बोल देता हूँ। P इज एनी पॉइंट, कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लिया और इसको मैं अगर मान लो कि 4 पार्ट में अगर मैं इसको तोड़ दिया, अगर मैंने इसको 4 पार्ट में तोड़ दिया तो A1 A2 A3 और A4 का एरिया बन गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, लेकिन होता क्या है कि ये जो आमने सामने वाला एरिया का जो सम होता है ना वो बराबर होता है। A1 प्लस A2 जो बराबर रहेगा वो A3 प्लस A4 के बराबर रहेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो इन दोनों का एरिया है वो इन दोनों का एरिया है। इसका मतलब ये तो आधा आधा एरिया लेके बैठ गए टोटल का। टोटल का एरिया अगर मान लो मैं ए मान लू, टोटल का एरिया अगर मैं ए मान लू, कैसे, क्योंकि ये जितना एरिया है उतना उतना ये एरिया, तो मतलब आधा इसका और आधा इसका, तभी तो एक बनेगा, दोनों बराबर बराबर है। तो इसका मतलब अगर मैं टोटल का, अगर मैं ये पूरा का पूरा मिला के क्या हुआ, टोटल का आधा, A1 और A2 मिला के A/2 है और A3 और A4 मिला के भी A/2 है, दोनों आधा होता है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आगे आगे हमारे पास में अब आता है रोम्बस टॉपिक, रोम्बस, ठीक है। अब हमारे पास में कौन सा आता है, रोम्बस टॉपिक आता है। रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का प्रॉपर्टी क्या होता है, एक सेकंड, हेलो हेलो, हाँ, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का हमारे पास में प्रॉपर्टी क्या रहता है कि इसकी चारों के चारों साइड सेम रहती है, ठीक है, चारों के चारों साइड सेम रहती है और एंगल जो रहते हैं वो 90 डिग्री के ऊपर में टच हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर हो गए तो वो स्क्वायर बन जाएगा और नहीं हुए तो फिर वो रोम्बस ही रह जाएगा। तो ये हो गया। और एक चीज और इसके अंदर में होती है कि जो इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो 90 डिग्री पे टच करते हैं, ध्यान रखना, करते हैं, ये डायगोनल 90 डिग्री पे टच करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास में ये जो डायगोनल्स है ना वो समद्विभाजित तो करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब ये जो है ना ये इसके बराबर में रहेगा और ये जो है ना वो इसके बराबर में रहेगा, मतलब दोनों बराबर रहेंगे। और हमारे पास में कौन सी प्रॉपर्टी है कि इस डायगोनल की जो लेंथ रहेगी वो इस डायगोनल की लेंथ से थोड़ी डिफरेंट होगी, हमारे पास में सेम नहीं होगी। ध्यान रखना डायगोनल्स की लेंथ वो तो दिख भी रहा है डायग्राम में भी कि ये वाला डायगोनल लंबा है और ये वाला डायगोनल छोटा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ऑपोजिट साइड्स आर, हमारे पास रोम्बस के अंदर में ऑपोजिट क्यों लिखेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास में क्या हुआ, साइड्स की बात की तो ऑल लिखो क्योंकि साइड सारे सेम होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये ठीक है, ये वाले एंगल इसके बराबर में होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर में होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑल मत कर देना, ऑल कैसे बराबर होगा, तो यहाँ पे ऑल नहीं होगा। आगे क्या डायगोनल, क्या बोला डायगोनल के अंदर में क्या बोला, बाइसेक्ट करते हैं, एक तो ईच अदर को राइट एंगल के ऊपर में, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, बट दे आर नॉट नेसेसरी इक्वल, ध्यान रखना। तो हमारा क्या बोल रहा है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल बट दे आर नॉट नेसेसरी इक्वल। आगे क्या बोल रहा है, इट बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल, बाइसेक्ट द वर्टेक्स। हाँ एक चीज और है, ये जो वर्टेक्स एंगल है ना ये ना दोनों के दोनों यहाँ पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ध्यान रखना ना, मतलब ये जितना एंगल होगा उतना उतना ये होगा। अगर ये थीटा है तो ये इधर वाला भी थीटा ही होगा, बाइसेक्ट करता है क्योंकि सिमेट्री है, ऑब्वियसली सिमेट्री है तो यहाँ पे बाइसेक्ट करने वाला ही है। चलिए आगे क्या बोला, किसी भी दो क्रमागत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसको बताने की भी जरूरत भी नहीं है। ये अगर थीटा है, अगर ये पूरा मान लो अल्फा है तो ये वाला अगर अल्फा होगा तो ये 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा, तो दोनों मिला के 180 हुआ। तो बस आराम से, बहुत बहुत आसान चीज है। आगे क्या बोला, फिगर फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए रोम्बस इज रेक्टेंगल। तो हमारे पास कोई भी रोम्बस है ना उसके क्या बोले, जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड। तो एक और चीज है कि अगर हमारे पास में कोई भी रोम्बस है, अगर हमारे पास में कोई भी रोम्बस है, ये हमारे पास में रोम्बस है, अगर हम लोग मिड पॉइंट लें, अगर हम लोग इनके मिड पॉइंट लें और मिड पॉइंट को मिला दें, अगर इन मिड पॉइंट को मिला दें तो इनसे जो हमारे पास में जो डायग्राम बनता है ना वो हमारे पास में क्या बनता है, वो हमारे पास रेक्टेंगल बनता है। ये जो अंदर बना है ना वो रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है कि हमारे पास इसका एरिया निकालना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है तो ये इंपॉर्टेंट देख लेना क्योंकि यहां से सवाल बनते हैं और रोम्बस के एरिया से रिलेटेड सवाल बनते हैं। देखो हमारे पास डायगोनल है D1 और डायगोनल है D2। तो D1 और D2 दो तरह के डायगोनल है और इनकी साइड है A सारों के सारे A हो गया क्योंकि ये हमारे पास रोम्बस है, समचतुर्भुज है, रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज, ध्यान रखना। तो हमारे पास में A साइड है। अब हम लोग को क्या करना है, ये थीटा एंगल है, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। अब अगर मान लो कि इसका एरिया निकालना है, अगर इसका एरिया निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो ये 90 डिग्री है, इतना तो आपको समझ में आ गया, ये 90 डिग्री है, इतना आपको समझ में आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बहुत अच्छे से एक बात बताओ, अगर ये D1 है, पूरा का पूरा D1 है, तो मुझे बताओ ये यहां से लगाकर यहां तक कितना हुआ, वो हो गया D1/2, D1/2। अगर ये 90 डिग्री और इसका मैं मान लो एरिया निकालना बोलूं सिर्फ इस वाला का, तो हमारे पास में क्या होगा, 1/2 इंटू ये बेस मान लेता हूँ D2, बेस इंटू हाइट, बेस मान लेता हूँ ये 90 डिग्री है तो ये हाइट हो गया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हुआ ना, ये बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हुआ D1/2। तो ये क्या हुआ, इसका एरिया हुआ। मुझे एक बात बताओ, अगर ये D2 और ये D1/2 है, अगर मैं मान लो कि इसका एरिया पूछूं, इसका एरिया पूछूं, तो मुझे एक बात बताओ, ये D1/2 हो गया
और ये मतलब ये d1/2 हो गया, और यहाँ पे ये क्या आएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा ये d1/2 और ये हो गया d2/2। ठीक है, और एक और चीज है ना यहाँ पे, ये d2 कैसे हो गया पूरा पूरा, ये भी तो d2/2 होगा, तो ये भी d2/2 होगा। ठीक है, तो 1/2 इंटू d2/2 इंटू d1/2, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये नीचे वाले का एरिया है। सेम टू सेम यहाँ पे भी 1/2 इंटू d1/2 इंटू d2/2, सेम टू सेम चारों में होगा, तो चारों एरिया यहाँ 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 चारों सेम है। चारों अगर सेम है तो 4 से मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, तो पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। तो 4 से ये 4 कट गया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो हमारे पास में 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ये हमारे पास में रोम्बस का फॉर्मूला होता है। ये कैसे निकल के आया आपको मैंने डेरिवेशन करके बता दिया है। बस बहुत ही नॉर्मल सी चीज क्या है कि ये हो जाएगा हमारे पास d2/2 और ये हो जाएगा d1/2, तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 इंटू d2/2 इंटू d1/2। ये आएगा सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले का इसका एरिया। ऐसे कैसे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से 4 कट गया, तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ये हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आ चुका है। ठीक है, फॉर्मूला निकल के आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, कि इसको देखो, इसको डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। इसका डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं कि ये कहां से आया, ये हमारे पास में कहां से आया। तो d1 अगर मान लो, ये हमारे पास में मान लो कि थीटा है, अगर ये मान लो थीटा है, तो मुझे बताओ कि ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये θ/2 हुआ। इतना समझ आया, ये कितना हुआ, ये θ/2 हुआ। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये θ/2 है तो इसके ऊपर प्रोजेक्शन लेते हैं। अगर फिजिक्स में आपने अगर पढ़ा होगा, फिजिक्स अगर 11 12 में थी तो आपने नॉर्मल प्रोजेक्शन लेना सीखा होगा ना, कि अगर मान लो कोई भी रेक्टेंगल है, अगर मान लो ये, अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है और ये अगर ए है और ये अगर थीटा है, तो हमारे पास में ये होता है ए कॉस थीटा और ये होता है ए साइन थीटा। ठीक है, ये थीटा के साथ वाला जो रहता है वो कॉस में आता है, और थीटा के जो परपेंडिकुलर सामने होता है वो ए साइन में आता है। तो मुझे बताओ, ये हमारे पास 90 है, तो ये हमारे पास हाइपोटेनस हुआ, इसका थीटा के साथ, मतलब ये θ/2 वाले के साथ में ये d2 की वैल्यू क्या आएगी, d2 की वैल्यू आएगी a, d2 की वैल्यू हमारे पास d2 भी नहीं है, पूरा ध्यान रखना, ये d2/2 है, यहां से लगाकर यहां तक का ही प्रोजेक्शन है ना, क्योंकि 90 तो यही बन रहा है, सिर्फ इस ट्राइंगल में देख रहे हैं छोटे वाले में, तो d2/2। तो d2/2 की वैल्यू क्या आएगी, d2/2 की वैल्यू आएगी a cos θ/2, a cos θ/2, और d1 की वैल्यू ये देखो, ये d1/2 होगा। तो इसका मैं अब थीटा, ये तो हो गया थीटा के साथ वाला प्रोजेक्शन, ये आ गया थीटा के दूसरा वाला प्रोजेक्शन। तो d1/2 क्या आएगा, d1/2 बराबर आ जाएगा a sin θ/2। एक आएगा थीटा के साथ वाला cos θ/2 और थीटा के सामने वाला sin θ/2, बस, और दोनों d1/2 और d2/2, तो ये आ गया। तो यहां से अगर मैं डेरिवेशन करूंगा तो d2 बराबर आ जाएगा 2a cos θ/2, 2a cos θ/2, तो ये आ गया, और d1 बराबर आ जाएगा 2a sin θ/2। इतना आपको समझ में आ गया होगा sin θ/2। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो अगर स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, लेकिन इधर में होएगा 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर, लेकिन ये होगा साइन, ब्रैकेट में बनेगा sin स्क्वायर θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ/2, वो तो 1 बन जाएगा, इतना तो आपको आता ही होगा। तो बनेगा क्या, नॉर्मली हमारे पास में ये बनेगा, ये क्या बना है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4a स्क्वायर। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये क्या फॉर्मूला है, कि जब भी आपको दो डायगोनल दिए हुए हो तो उसकी साइड कैसे निकाली जाती है, ये फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल्स में वन शॉट के अंदर में हमारे जो आएगी ना, वन शॉट में बहुत ही डेप्थ में वापस से सब कुछ पढ़ाऊंगा, ये नो फॉर्मूला बुक सीरीज में आप पूरा का पूरा देख लीजिए। तो क्या हुआ, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर में आएगा 4a स्क्वायर, ये d2 स्क्वायर है, ध्यान रखना, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर आएगा 4a स्क्वायर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर आएगा 4a स्क्वायर। रट लेना, जब भी डायगोनल दिया हुआ तो साइड निकालने का फॉर्मूला है ये। बाकी ये एरिया ऑफ द रोम्बस ये कहां से आएगा, ये आएगा 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना। दो डायगोनल दिया हुआ हो ना, तो आपको इसका एरिया निकालना होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, डायगोनल से साइड निकालने होता है ये फॉर्मूला। बाकी हमारे पास में ये भी एक फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, d1 की जगह पे ये वैल्यू रख दो, d2 की जगह ये वैल्यू रख दो, तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं ट्रेपेजियम की तरफ। ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम हमारा क्या कहता है, ट्रेपेजियम का मतलब होता है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज क्या कहता है, ए ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड अदर पेयर इज नॉन पैरेलल। ट्रेपेजियम के अंदर में सिर्फ एक चीज रहती है कि कोई भी हमारे पास 4 साइड है, 4 में से क्या होता है कि ये जो है ना, ये और ये एक पेयर, मतलब एक जोड़ा तो पैरेलल रहता है और दूसरा जोड़ा पैरेलल नहीं रहता है, मतलब एक जोड़ा समांतर रहता है और दूसरा जोड़ा समांतर नहीं रहता है। तो ये जो दूसरा जोड़ा है ना, ये समांतर नहीं रहता है। तो अगर मान लो ये दोनों समांतर नहीं, समांतर मतलब
सेम डिस्टेंस, देखो ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेम, सारी जगह सेम डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे देखो ये छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक जोड़ा समांतर है और दूसरा नहीं है, तो इसको हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं, इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ट्रेपेजियम का हमारे पास में कुछ, हमारे पास में फॉर्मूला होता है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होगा, उसका सबसे पहले आता है एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला सीधा सीधा है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं के योग इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। अब मुझे बताओ, ये अगर मैं बोलूं, अगर मैं इसको ना 2-3 तरीके से सॉल्व करके भी इसका फॉर्मूला डेरिवेशन कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल हम लोग तरीके से अगर हम लोग करना चाहें तो हम लोग क्या क्या होगा, देखो इसको मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो h आएगा, ठीक है। इसको मैं L1 मान लिया, इसको मैं L2 मान लिया, ठीक है। तो मुझे बताओ कि नीचे वाला जो ये ट्राइंगल है ना, इसका एरिया क्या होगा, इसका होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हुआ L1 इंटू हाइट क्या हुआ h। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरी चीज करते हैं। दूसरी चीज हमारे पास में क्या आएगी, दूसरी हमारे पास में आएगी, अगर मैं इसको L2 मान लिया, इसको मैं L1 मान लिया और ये अगर इसका h मान लिया, तो एक चीज समझो कि अब यही बचा हुआ है हमारे पास में एक, इसका एरिया क्या होगा। आपको इतना थोड़ा सा भी एरिया बहुत अच्छे से निकालना आता है ना, तो मुझे बताओ इसका एरिया क्या होगा। अगर मान लो कि ये h है, सॉरी h नहीं, इसको मैं मान लिया कि ये L2 है, ये L2 है, ये L2, ठीक है। बाकी ये तिरछा तिरछा है, और मैंने क्या बोला कि ये जो है ना, ये यहां से मैंने क्या किया कि एक ऐसे पैरेलल इसके लाइन खींची और ये मैंने ऊंचाई दे दी आपको कि ये h है। यही दिया हुआ है कि यहां से इस शीर्ष की इस बेस से दूरी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने दे दी है। तो इसका भी एरिया ना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है। और बेस इंटू हाइट कैसे होता है, 1/2 इंटू L2 इंटू हाइट। अब हाइट कौन सी, ये तिरछी वाली हाइट नहीं होती है, ये हाइट होती है इसके शीर्ष से टॉप की, ये जो हाइट है ना h, ये इसका इस तरह से लिया जाता है। ये जो h है ना, हमारा माइंड सेट क्या कहता है कि अंदर होना चाहिए h, ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल के अंदर वो जरूरी नहीं है, ये हाइट कहीं से भी हो सकती है, हाइट कहीं से भी हो सकती है, लेकिन टॉप शीर्ष की बाहर साइड में भी। ये देखो ये हाइट है ना, इस ट्राइंगल के बाहर आ रही है, तो हम लोग को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अजीब नहीं है। ये यहां से अगर खींचो यहाँ पे और ये देखोगे तो ये जो हाइट है ना, ये हाइट ही यहाँ पे आती है, ठीक है। तो हमारे पास में इसका फॉर्मूला क्या हुआ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत जनों को कंफ्यूजन होगा यहाँ पे कि ये हाइट कैसे ली। तो यहाँ पे एक प्लस हमारे पास में क्या हुआ, 1/2 इंटू L2 हमारे पास में बेस हो गया, और इसका हाइट जो है ना, इस ट्राइंगल का हाइट, वो ट्राइंगल का हाइट यही है h। तो h, तो यहाँ से क्या हुआ, 1/2 इंटू h कॉमन आ गया और ब्रैकेट में बना L1 प्लस L2। तो इसको हम लोग अगर एरिया को बोले तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ कि हमारे पास में हुआ 1/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के बीच की लंबवत दूरी और समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, और ब्रैकेट में आ जाएगा समांतर भुजाओं का योग। तो फॉर्मूला बनता है वैसे h है ना, इधर लिखते हैं नॉर्मली याद करने के लिए बच्चे कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1/2 इंटू L1 इंटू L2 इंटू h, मतलब 1/2 इंटू समांतर भुजाओं के बीच की, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया फॉर्मूला 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी, मतलब उनकी ऊंचाई। तो 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ध्यान रखना पैरेलल साइड का सम करना होता है हमारे पास में। अब बोल रहे कि मीडियन लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लेग्स, तो हमारे पास में लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी a प्लस बी बाई 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम लोग को बोले, ये तो हम लोग के पास में निकल के आ गया। अब हम लोग इसका एक और डायग्राम बना देते हैं। हमारे पास में मान लो कि ये a है, ये b है। अगर मैं बोलूं कि इसके मिड पॉइंट को, इस साइड के मिड पॉइंट को इस साइड के मिड पॉइंट से मिला के ऐसे मिला दिया, अगर हम लोग इन दोनों को, इसको बोलते हैं मीडियन, ठीक है। इनको एक तरह का मीडियन बोलते हैं, वो वाला मीडियन नहीं जो मध्य का होती है ट्राइंगल के अंदर में, वो वाला भी नहीं, और ना ही वो स्टैटिस्टिक वाला, ठीक है, मध्य का वो भी नहीं। तो हमारे पास में ये क्या हुआ, अगर मैं इसको मिला दूं और इसकी लेंथ निकालने बोलूं तो ये इन दोनों का एवरेज होगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास में ये L क्या होगा, L बराबर हो जाएगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से आपको जरा ध्यान रखना है। आगे क्या हुआ, आगे अगर बोले कि डायगोनल्स डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है थोड़ा समझो। ये अगर पैरेलल साइड है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो मुझे बताओ अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। इतना समझ में आ गया। अगर ये थीटा और ये अगर अल्फा है तो ये जितना एंगल होगा उतना उतना ये भी तो एंगल होगा ना, वो तो वैसे भी शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी एंगल होगा। तो तीनों जब एंगल सेम है तो मुझे बताओ ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल और ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला ट्राइंगल तो एक तरह का सिमिलियर ट्राइंगल्स हुए ना, दोनों एक दूसरे के सिमिलियर ट्राइंगल्स हुए ना। अगर दो ट्राइंगल सिमिलियर ट्राइंगल्स है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलियर ट्राइंगल्स है, तो हम लोग उनके रेशियोज जो होंगे, भुजाओं के जो हमारे पास साइड्स के रेशियोज होंगे वो बराबर होंगे। तो मुझे बताओ इस थीटा के सामने वाला क्या है, ये थीटा के सामने वाला क्या है, या फिर यहां से चलते हैं, चलो यहां से करते हैं। अल्फा के सामने क्या है, के, इसमें अल्फा के सामने क्या है, एल, तो के बटा एल बराबर होगा। इसमें थीटा के सामने क्या है, पहले के वाला कौन सा था, इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल में, तो छोटे वाले का ही लेते हैं। हमने अल्फा के सामने ले लिया, अब थीटा के सामने, तो थीटा के सामने हमारे पास में क्या है, एन,
हमारे पास में देखो के हमने कहाँ लिया था, के हमने अल्फा के सामने लिया, और यहाँ पे अल्फा के सामने एल लिया, और यहाँ पे वापस थीटा के सामने क्या लेंगे, एन लेंगे, और यहाँ पे वापस थीटा के सामने क्या लेंगे, एम। तो ये थोड़ा सा गलत लिखा है, ध्यान रखना, एन डिवाइड बाई एम आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो हमारे पास में क्या हुआ, के अपॉन एल बराबर हो जाएगा एन अपॉन एम। ध्यान रखना, ऊपर अगर के है, ऊपर अगर इस साइड वाला है तो इधर में भी ऊपर वाला इस साइड वाला ही लेना है। तो के अपॉन एल, ध्यान रखना कैसे लिखना है, आपको इतना सोचना नहीं है एंगल वगैरह, नॉर्मल सा लिखने का तरीका क्या है, के अपॉन एल उसी साइड का लो, के अपॉन एल बराबर होगा एन अपॉन एम, ठीक है। बस इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलो आगे, आगे हमारे पास में क्या हुआ, ये भी चीज बोल सकते हो कि हमारे पास में कोई भी, अगर हमारे पास में ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, और अगर मान लो कि मैं एक पैरेलल और ड्रॉ कर दूं, इन दोनों के बीच में कोई भी एक पैरेलल ड्रॉ कर दूं, तो इनके रेशियोज भी हमारे पास में सेम रहता है। जैसे ए अपॉन ई डी बराबर होगा बी एफ अपॉन एफ सी। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। बाकी हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन से भी बहुत सारी चीजें हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये रेशियोज भी सेम होते हैं। बाकी हमारे पास में और चीज क्या है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। ये चीज अगर मान लो कि ये मिड पॉइंट है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, अगर ये मिड पॉइंट है, इसकी लेंथ निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये L1 है और अगर ये L2 है, अगर ये L1 है और ये L2 है और ये L है, तो L बराबर क्या होगा, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे, आगे हमारे पास में आता है कि हमारे पास में देखो एक चीज और ध्यान रखना, आगे एक फॉर्मूला और होता है कि अगर ये मान लो x है, अगर ये y है, और हमारे पास डायगोनल्स है ये वाले दोनों, और डायगोनल्स का मिड पॉइंट को मिला दे, ये p और q क्या है, इस पूरे डायगोनल ए बी, हमारे पास डायग्राम में नहीं दिख रहा है आपको मिड पॉइंट, लेकिन ये मिड पॉइंट है। आप मान लो कि BD का मिड पॉइंट है P और AC का मिड पॉइंट है Q। अगर हम लोग मिड पॉइंट को मिला दें तो इस मिड पॉइंट के मिलाने पे ये जो PQ बना है, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होती है नीचे वाला और ऊपर वाला जो ये है ना पैरेलल साइड, इन दोनों का डिफरेंस का आधा। तो x माइनस वाई बाई टू, ध्यान रखना x प्लस वाई बाई टू नहीं है, x माइनस वाई बाई टू है, इनका डिफरेंस का आधा होता है, x माइनस वाई बाई टू होता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में आता है कि ये हम लोग, हमारे पास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थोड़ा इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। तो हमारे पास में एक चीज है कि जब भी हम किसी भी हमारे पास में ये हमारे पास जो ट्रेपेजियम है, किसी भी ट्रेपेजियम के अंदर में अगर हम लोग दो डायगोनल ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, तो डायगोनल जहां पे काटते हैं, अगर उस पॉइंट से हम लोग क्या करें कि पैरेलल साइड्स जो है उनके पैरेलल एक और लाइन खींचे। ध्यान रखना, जहां पे काटते हैं उस पॉइंट से अगर हम लोग लाइन खींचे, तो इस लाइन की लंबाई क्या होती है, वो ये फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, AB अपॉन a प्लस बी। ये चीज ध्यान रखना, 2ab अपॉन a प्लस बी, ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, तो आप आराम से याद कर लीजिए, बाकी इसके अंदर में ज्यादा कुछ है नहीं। अब ये हमारे पास में ये प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, इस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को आप याद कर सकते हो। इसके अंदर में क्या होता है कि अगर हमारे पास में कोई भी ट्रेपेजियम है, जिसकी ए और बी हमारे पास में साइड है, लेकिन ये जो हमारे पास में एक कोई भी, अगर आपको ईएफ लाइन की लेंथ निकालनी हो, अगर आपको मान लो नीचे वाली ए है, ऊपर वाले बी है, और आपको पूछे कि ईएफ लाइन जो है इसकी लेंथ निकालो, अगर ये मिड पॉइंट हुए तो ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 कर दो, बस नॉर्मल सी चीज है। लेकिन अगर बोले कि x रेशियो y के अंदर में ये डिवाइड कर रहे हैं, x रेशियो y के अंदर में ये लाइन डिवाइड कर रही है इसको, x रेशियो y में ये लाइन है ना, इसको डिवाइड कर रही है इस साइड को, x रेशियो y के अंदर में, तो हम लोग के पास में इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, L हमारे पास में इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, वो निकलेगी a इंटू एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, a इंटू एक्स प्लस करो b इंटू वाई, a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई डिवाइड बाई करो x प्लस वाई, मतलब जो भी हमारा रेशियो है ना उसका सम करके नीचे लिख दो, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, इसको थोड़ा आप याद कर लेना, बहुत अच्छा सा फॉर्मूला। प्रॉपर्टी, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और आती है पैरेललोग्राम के अंदर में, इसके अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हमारे पास में जो एक चीज और ध्यान रखना कि हमारे पास में यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी आती है कि a1 इंटू a2 जो रहता है, अगर मान लो कि बोले कि एक पैरेललोग्राम, एक हमारे पास ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम में हमने डायगोनल बनाया और यहाँ पे a1 a2 a3 और a4 ये चार हमारे पास में एरिया है। इस चारों एरिया के अंदर में एक प्रॉपर्टी क्या आती है कि हमारे पास में अगर बोले कि एरियाज के बीच में हमारे पास में क्या रिलेशन है, एरिया के बीच में है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया का जो मल्टीप्लाई होगा ना, ध्यान रखना सम नहीं है, ये जोड़ नहीं है, मल्टीप्लाई है। a1 इंटू a2 जो रहेगा ना वो बराबर होगा a3 इंटू a4, a1 इंटू a2 जो रहेगा वो बराबर रहेगा a3 इंटू a4। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में आता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। एक सेकंड आप पानी पी लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्या है, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम। आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम में बस छोटी सी चीज होती है, ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड होती है और उसके बाद में दो जो नॉन पैरेलल साइड है वो हमारे पास में कुछ भी हो सकती है। जैसे ये हमारे पास में अगर L1 है और ये हमारे पास L2 है, तो ये हमारे पास A और ये हमारे पास B था पहले ट्रेपेजियम के अंदर में। लेकिन आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम मतलब हमारे पास में क्या हुआ, समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर हो गई, और दो भुजाएं कौन सी, ये दोनों नहीं,
यहाँ पे हमारे पास में ये होता है कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगी। अगर ये दोनों हमारे पास में भुजाएं सेम होती है तो ये सिमेट्री सिमेट्री आपको दिख रही होगी, आपको ये सिमेट्री दिख रहा है। आपको अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ एकदम सेंटर से तो ये हमारे पास में एक तरह की सिमेट्री हो गई। तो हमारे पास में क्या होता है कि एडी बराबर बीसी, ये हमारे पास में एडी बराबर बीसी जो हमारे पास में ये चीज है। बाकी एंगल एडीसी जो हमारे पास में ये जो थीटा एंगल है ना वो के वो हमारे पास में यहाँ पे थीटा एंगल रहेगा, ठीक है। बाकी हमारे पास में क्या हुआ, डायगोनल्स हमारे पास में क्या होंगे, ये दोनों डायगोनल्स इक्वल्स होंगे। लेकिन हमारे पास ट्रेपेजियम के अंदर में हमारे पास जो नॉर्मल ट्रेपेजियम था जिसके अंदर में दोनों साइड्स अलग अलग थी तो वहां पर डायगोनल्स की लेंथ भी अलग अलग थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ये डायगोनल की लेंथ थी ना वो अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास इक्वल आ रहा है ना तो यहाँ पे डायगोनल की लेंथ भी इक्वल होगी, ठीक है। चलिए अब हमारे पास में ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। हमारे पास में क्या है कि हमारे पास जो पिछला हमारे पास में हमने जो केस देखा ना वो क्या था कि हमारे पास किसी भी आइसोस्केलस ट्राइंगल के ट्रेपेजियम के हमारे पास किसी भी ट्रेपेजियम के अंदर में ये हमने बोला था कि इस साइड को अगर m रेशियो n में डिवाइड करें या फिर x रेशियो y में डिवाइड करें। हमने जो x रेशियो y लिया था ना ये क्या था कि ये वाली जो साइड है ना वो x रेशियो y में डिवाइड हो रही है, लेकिन इस केस के अंदर में ये वाला चीज नहीं है। यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छे से समझना कि किसी भी आइसोस्केलस ट्रेपेजियम के अंदर में कोई अगर हमारे पास PQ हमारे पास में एक लाइन है जो ऊपर वाले एरिया को और नीचे वाले एरिया को m रेशियो n में डिवाइड करती है, किसको, साइड को नहीं, एरिया को। यहाँ पे एरिया को डिवाइड किया जा रहा है, ध्यान रखना m रेशियो n के अंदर में क्या कर रहा है, एरिया को डिवाइड किया जा रहा है। अगर ये एरिया को डिवाइड कर रहा है और आपको पूछे कि PQ की लेंथ बताओ, m रेशियो n एरिया के अंदर में डिवाइड हो रहा है, PQ की लेंथ हम लोग को क्या करनी है, एरिया है। तो मैंने क्या पहले बोला था कि वहां पे हम लोग को क्या करना है, इधर वाले को इधर से मल्टीप्लाई कर दो, साइड निकालना हो तो इधर वाले को इधर से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे एरिया का सम मतलब नीचे जो रेशियो है उनका सम लिख दो। लेकिन यहाँ वैसा नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है कि इसको इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में क्या है, हमारे पास एरिया है, तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो ये साइड है ना तो साइड का स्क्वायर कर दो, MA स्क्वायर प्लस NB स्क्वायर अपॉन m प्लस n। लेकिन यहाँ से क्या होगा, ये साइड का स्क्वायर ये भी साइड का स्क्वायर है तो साइड के स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तो साइड तो हमारे पास साइड के स्क्वायर का यूनिट नहीं हो सकता, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हो सकता, तो वापस एंड रूट लगा दो। यूनिट डिजिट में हमारे पास में जो यूनिट होती है ना फिजिक्स के अंदर में, यूनिट डायमेंशन एंड यूनिट वाला जो चैप्टर होता है ना उससे कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, m प्लस n तो हमारे पास में यूनिट लेस है क्योंकि ये तो रेशियो है एक तरह का। तो हमारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वापस एंड रूट करोगे तो यूनिट हमारी सेंटीमीटर में आएगी, तो ये सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर मतलब हमारे पास फॉर्मूला यूनिट में सही है। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रख लेना, अंडर रूट MA स्क्वायर प्लस NB स्क्वायर अपॉन m प्लस n, ये हमारे पास कर सकते हैं। और अगर हम लोग को अगर हम लोग को बोल दे कि ये हमारे पास में एक ऐसी PQ लाइन का लेंथ कितना होगा जो ऊपर और नीचे समान एरिया के अंदर डिवाइड करे। समान एरिया मतलब m रेशियो n क्या है, 1 रेशियो 1, तो m और n की जगह 1 1 रख देते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये ध्यान रखना, ये क्या है, एक ऐसी लाइन की लेंथ क्या होगी जो कि ऊपर और नीचे दो समान एरिया के अंदर में बांटे। तो हमारे पास में इसको इस तरह से निकालना है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइड बाई 2, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। अब हम लोग एक काइट को सॉल्व करते हैं, काइट मतलब पतंग, ठीक है। तो पतंग हमारे पास में एक ऐसी आकृति है जिसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, बहुत छोटी सी चीज है। पतंग के अंदर में हमारे पास में एक स्पेशल टाइप का केस है कि ये भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है लेकिन पतंग शेप का होता है। इसके अंदर में क्या होता है, इधर वाली जो साइड होती है वो इधर वाली साइड के बराबर, दो एडजेसेंट साइड जो रहती है वो बराबर लेंथ की रहती है। जैसे इसके पास में ये जो साइड है तो हमारे पास में ये दोनों साइड सेम लेंथ की होगी और ये वाली साइड दोनों सेम लेंथ की होगी, बस इतना सा चीज है, बाकी कुछ नहीं। और डायगोनल हमारे पास में क्या है, 90 डिग्री के ऊपर में टच कर रहे हैं। तो क्या हुआ, एक काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। दोनों हमारे पास में ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, बाकी कुछ भी हमारे पास में चीज नहीं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आसन भुजाओं के दो जोड़े बराबर हो, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये तो मैंने बता दिया। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ए राइट एंगल, ध्यान रखना अगर ये पैरेलल होंगे ना तो अगर मैं इसको थोड़ा पतंग के शेप में रख के देखूं तो ये हमारे पास में इसको ऐसे मिलाओगे डायगोनल और इसको ऐसे मिलाओगे, ये हमारे पास में 90 डिग्री पे बनता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये हमारे पास में लंबा वाला हमारा डायगोनल है और ये हमारा छोटा वाला डायगोनल है, ये वाला छोटा वाला डायगोनल है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे क्या हुआ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द काइट के लिए हमारे पास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास में क्या आता है कि एरिया क्या होगा इसका भी एरिया वही होगा जो हमारे पास में रोम्बस का एरिया होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ये हम लोग कैसे आया, 1/2 इंटू d1 इंटू d2 हमारे पास में कैसे निकल के आया। अब मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी चीज है कि हमारे पास में अगर ये तो हमारे पास में ये हमारे पास में अगर d2 है, अगर ये हमारे पास में d2 है तो ये मुझे बताओ ये कितना हुआ, ये d2/2 और ये d2/2, क्योंकि ये हमारे पास सिमेट्री है ना। ध्यान रखना ये d1/2 और ये d1/2 नहीं होगा क्योंकि ऊपर नीचे सिमेट्री नहीं है,
लेफ्ट लेफ्ट राइट में सिमेट्री है, ये d2/2 और ये भी d2/2 हो जाएगा। तो आप ना इसका एरिया अलग से निकाल सकते हो और इसका एरिया अलग से निकाल सकते हो। इसका एरिया मैं कैसे निकालूंगा, इसका एरिया ऊपर वाले का आएगा 1/2 इंटू ये पूरी की पूरी बेस है d1, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हुआ d2/2। तो ये तो हुआ इधर वाला एरिया, और सेम टू सेम इधर वाला है तो इस इंटू 2 कर दो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2, तो ये इसका एरिया निकल के आ गया। समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपने अल्फा ज्वाइन नहीं किया तो अल्फा ज्वाइन कर दो, अल्फा प्लस ज्वाइन कर दो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके बोलो कि अल्फा ज्वाइन करना है। आई गारंटी, आई 100% मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कि आपका ये जो हमारे पास में अल्फा टारगेट ग्रुप होगा, ये एसएससी की दुनिया के अंदर में सबसे बेस्ट टारगेट ग्रुप होगा। और सिर्फ टारगेट ग्रुप ही नहीं, कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जो आपके पर्सनली आपसे बात करेगा, लेकिन मैं करूंगा। एंड आई विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सिलेक्शन ऑफ द मैथ्स इफ यू आर कंप्लीटिंग द टारगेट। एंड डेली लाइव, अगर आपने वीकली लाइव मीट ज्वाइन करते हो तो आपके लिए मैं गारंटी लेता हूं आपके सिलेक्शन की। आपको बस जो बोल रहा हूं उतना करना है, जो टारगेट दे रहा हूं उतना पूरा करना है, और आपको मीट ज्वाइन करना है, ताकि बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा। ठीक है, बाकी मैं आपसे बात भी करूंगा। बाकी सेशंस होते हैं 3-3 4-4 घंटे के, आप अपना डाउट पूछो, जो भी करना डाउट पूछो। अब हम लोग चलते हैं पॉलीगन की तरफ। ठीक है, अब हम लोग कहां चलते हैं, पॉलीगन की तरफ करते हैं। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। बहुभुज का मतलब हमारे पास में नॉर्मल सी चीज है। बहुभुज का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा भुजाएं, बहुत ज्यादा मतलब क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ 4 भुजाएं थी, ट्रायंगल में 3 भुजाएं थी, बहुभुज में मतलब कि 4 से भी ज्यादा होगी, 5 6 7 8 9 10 11 15 17 20 10 लाख। ठीक है, जो भी है सब कुछ बहुभुज है, पॉलीगन है। पॉलीगन में क्या होता है, एक हमारे पास 2D फिगर होता है जिसमें 3 और मोर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, मतलब कि 3, मतलब ट्राइंगल भी एक तरह का पॉलीगन ही है, ध्यान रखना, और रेक्टेंगल भी एक तरह का पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल जो भी है तो वो सब पॉलीगन ही है। लेकिन हमारे पास एक अलग से पढ़ लेते हैं, 5 6 7 8 हो तो क्या करना है। तो पॉलीगन हमारे पास में देखो 2 तरह के होते हैं, एक रेगुलर पॉलीगन हो सकता है और हमारे पास में एक इरेगुलर पॉलीगन हो सकता है। रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन में क्या अंतर है, जैसे कि हम लोग अगर पेंटागन बनाए, पेंटागन में अगर मान लो कि हमारे पास में सारी की साइड जो है, सारी की सारी जो साइड है वो अगर हमारे पास में सेम लंबाई की है, मतलब कि अगर ये ए, तो अगर ये सेम लंबाई की है तो इसको बोलते हैं रेगुलर सममित पॉलीगन, सममित बहुभुज। और अगर इरेगुलर मतलब असममित, मतलब ए बी सी डी, मतलब चारों साइड्स अलग अलग है। तो हमारे पास कोई भी अगर अष्टभुज, सप्तभुज, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, तो सारे में अगर सेम साइड्स होती है तो वो रेगुलर, और हमारे पास नहीं होता है तो इरेगुलर। ये होता है उसका डेफिनेशन। अब हमारे पास रेगुलर और इरेगुलर का डेफिनेशन आपको समझ में आ ही गया होगा, ये तो मैं बता दिया। अगर मुझे बताओ साइड सेम है तो हमारे पास में एंगल्स भी सेम हो जाएंगे। अगर ये साइड सेम होंगे तो एंगल सारे सेम हो जाएंगे, और इरेगुलर है तो ये एंगल भी अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि साइड डिफरेंट होगी तो एंगल भी डिफरेंट होने लगेंगे। तो इतनी सिर्फ चीज तो आपको आती होगी। अब हमारे पास एक नॉर्मल सा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि हमारे पास में अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के सारे एंगल का सम कितना होगा। चतुर्भुज है तो चतुर्भुज का कितना होगा, क्वाड्रिलेटरल में कितना होगा, पेंटागन में कितना होगा, हेक्सागन का कितना होगा, हेप्टागन, ऑक्टागन, हमारे पास सारे का कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास में इसको निकालने का सीधा फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ट्राइंगल का क्या होगा, 3 में से 2 गया 1, 1 इंटू 180 मतलब 180। चतुर्भुज का कितना होगा, 4-2 मतलब 2, ये होगा 360 डिग्री। पेंटागन का मतलब हमारे पास 5, तो 5 में से 2 गया 3, तो ये हो गया हमारे पास में 540, तो ये हमारे पास हो गया। और हमारे पास हेक्सागन में कितना होगा, 6, 6 में से 2 गया 4, 4 और इसको करेंगे तो हो जाएगा 720। तो इस तरह से हमारे पास में ये 3 ट्राइंगल साइड वाला, ये 4 साइड, ये 5 साइड, ये 6 साइड, सीधे इसमें फॉर्मूला में रखो और हमारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर बोला जाए कि हमारे पास में ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, ये ध्यान रखना, ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल का समय, ध्यान रखना इंटीरियर एंगल। ट्राइंगल के अंदर में जो सारे इंटीरियर होते हैं ना, तो इंटीरियर एंगल, इंटरनल एंगल का सम मतलब आंतरिक कोणों का योग। ठीक है, ये होता है। लेकिन हम बोले क्या, ईच आंतरिक कोण कितना होगा रेगुलर के अंदर में। अब मुझे बताओ, रेगुलर है मतलब सारे के सारे जो आंतरिक वाले हैं, सारे के सारे हमारे पास में, जैसे ट्राइंगल है, अगर मान लो कि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए है ना, तो हमारे पास अगर 180 डिग्री हमारे पास टोटल है तो हम लोग 3 एंगल है तो 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि तीनों हमारे पास साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये हमारे पास 60 डिग्री निकल के आएगा। वैसे के वैसे हमारा पेंटागन, हेक्सागन जितना भी है, तो टोटल जितना भी आंतरिक कोण का ये फॉर्मूला था n-2 इंटू 180 डिग्री, इसके अंदर में नंबर ऑफ साइड्स जितने भी है उसका डिवाइड अगर मैं कर दूं, क्योंकि नंबर ऑफ साइड जितने हैं उतने को उतने तो एंगल रहते हैं। जैसे 1 2 3 साइड, 3 साइड है तो 3 ही एंगल है, 4 साइड होती तो 4 ही एंगल होंगे, 5 साइड होंगे तो 5 ही एंगल होंगे, तो उसका साइड का डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास में क्या आएगा, एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करो, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n, ये क्या हुआ, ईच एंगल, प्रत्येक एंगल हमारे पास में निकल के आ चुका है। ठीक है, प्रत्येक एंगल निकल के आ चुका है। अब हमारे पास में बात है एक्सटीरियर एंगल की, कि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल टोटल कितना होगा। टोटल एक्सटीरियर एंगल हमारे पास में सम जो रहता है वो 360 डिग्री रहता है। लेकिन अब किसके लिए, वो कोई भी अगर आप पॉलीगन लेते हो, कोई भी, हमारे पास ट्राइंगल हो सकता है, रेक्टेंगल, हमारे पास में पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टा, ऑक्टा, नैना, डेका, जितना भी है, हमारे पास सारे के अंदर में जो एक्सटर्नल एंगल है ना वो फिक्स रहता है 360 डिग्री। ट्राइंगल के अंदर में भी एक्सटर्नल एंगल जो है ये थीटा,
और ये हमारे पास में वापस से ये अगर हम लोग बोले थीटा और ये अगर हम लोग बोले थीटा, तो ये जो है ना हमारे पास थीटा अल्फा और ये हमारे पास बीटा, इन तीनों का हमारे पास में जो सम रहेगा ना वो 360 रहेगा। सेम टू सेम चतुर्भुज के लिए हमारे पास सबके लिए 360 रहता है, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इंटरनल जो एंगल रहता है ना उनके सम का फॉर्मूला हमारा रहता है n-2 इंटू 180 डिग्री, तो वो चेंज होता रहता है। लेकिन एक्सटर्नल एंगल हमेशा और हमेशा क्या रहता है, 360 डिग्री ही रहता है, चाहे कैसा भी हमारे पास शेप आए, चाहे 1 लाख भुजाओं वाला भी शेप आएगा तो यही रहेगा। अब बोलेंगे ईच एक्सटर्नल एंगल कितना होगा। अब मुझे बताओ, अगर ये साइड सेम है, मान लो ए, अगर ये साइड सेम है तो ये एक्सटर्नल एंगल भी सेम होंगे, अल्फा बीटा थीटा सब कुछ सेम होंगे। तो मुझे बताओ जितनी साइड उतने ही तो एक्सटर्नल एंगल बन रहे हैं, 3 साइड है तो 3 ही एक्सटर्नल एंगल है, तो सेम टू सेम बात हो गई। जितने एक्सटर्नल एंगल का हमारा 360 डिग्री है, अब हमारे पास अगर पेंटागन है तो 5 का डिवाइड कर दो, ईच आ जाएगा हमारे पास में, प्रत्येक कितने का होगा, 6 है तो 6 वाला कर दो, 7 वाला है तो 7 वाले का 7 का डिवाइड कर दो, तो ईच आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल सी चीज है। उसके बाद में हमारे पास में अगर निकल के आता है, हेलो, हाँ, उसके बाद में हमारे पास आता है सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन अगर हमारे पास में है तो उसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है कि एक्सटीरियर हमारे पास अगर बोले कि नंबर ऑफ साइड कितनी होगी, अगर बोले कि 36 डिग्री अगर हमारे पास में प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल है, तो बताओ कि साइड के हमारे पास कितने साइड वाला है ये हमारे पास में पॉलीगन। तो कैसे निकालोगे कि 36 डिग्री है टोटल, हम लोगों को पता है कि एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ईच कितना है, 36 डिग्री है, तो 36 का डिवाइड करोगे तो 10 ही तो आएगा, तो 10 साइड है, इसका मतलब सीधा सीधा वही तो फॉर्मूला है, इसका ट्रांसफर ही तो किया है। क्या ट्रांसफर किया है कि हमारे पास में प्रत्येक का पूछा थीटा, तो प्रत्येक थीटा क्या है, 360 बटा एन, तो एन निकाल रहा हूं तो 360 बटा थीटा कर दो, बात तो वही है, तो सीधे सीधा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है ये। और सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रेगुलर पॉलीगन में क्या है कि बोले कि रेशियो द इंटरनल और इंटीरियर और एक्सटीरियर वाले का हमारे पास में रेशियो निकालना है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का रेशियो क्या हुआ, हमारे पास में इंटीरियर क्या था, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई एन, यही था ना हमारे पास में, ये क्या था n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई एन, ये क्या था, प्रत्येक इंटरनल एंगल। रेशियो हमारे पास में क्या हो, प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल, प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल क्या है, 360 डिग्री। ये एक्सटर्नल टू इंटरनल वाला है, इंटीरियर इंटरनल टू एक्सटर्नल वाला है, तो ये क्या बोला है, आंतरिक कोणों की माप और उनके बाह्य, तो इंटरनल टू एक्सटर्नल ये वाला है, तो 360 डिग्री डिवाइड बाई एन, एन से एन कट गया, 180 से कटोगे तो ये 2 कट जाएगा, 2 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा n/2 - 1। ठीक है, n/2 - 1 रेशियो 1। ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर आ चुका है। तो ये हमारे पास में इंटरनल टू एक्सटर्नल का हमारे पास में रेशियो होता है। अब बोले कि किसी भी डायगोनल, हमारे पास में एक ट्राइंगल है, तो मुझे बताओ एक ट्राइंगल के अंदर में हमारे पास कितने डायगोनल होते हैं, कोई नहीं होता, डायगोनल 0 होता है इसके अंदर में। चतुर्भुज के अंदर में 2 डायगोनल होते हैं, एक ये एक ये। पेंटागन के अंदर में अलग अलग हमारे पास 6 7 8 9 10 जितने भी हमारे पास में शेप है, उसके अगर डायगोनल नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर हम लोग को निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट याद कर दो, n-3 डिवाइड बाई 2, n-3 डिवाइड बाई 2, n-3 डिवाइड बाई 2, n-3 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास में एक पॉलीगन का सीधा सीधा हमारे पास में फॉर्मूला होता है। हमारे पास सीधा सीधा ये फॉर्मूला होता है। एक सेकंड ना, हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को इसको निकालना है। चलिए अब हमारे पास में आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में बहुभुज का विकर्ण, विकर्ण का हमारे पास में क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का अगर हम लोग को पेरीमीटर निकालना है, मान लो ट्राइंगल है ए, तो हमारे पास में अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करोगे, ए को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ट्राइंगल है तो 3 से कर दो, चतुर्भुज है तो 4 से कर दो, पंचभुज है तो हमारे पास 5 से कर दो, षटभुज है तो 6 से कर दो, तो सीधा सीधा है कि मतलब जितने का हमारे पास में साइड है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इंटू एन आ जाएगा, यही तो पेरीमीटर है, खत्म बात हो गई। उसके बाद रेगुलर हेक्सागन, इसको हम लोग देखते हैं थोड़ी देर के बाद में, पानी पी के मैं वापस से आता हूं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे रेगुलर हेक्सागन के ऊपर में। रेगुलर हेक्सागन को हिंदी में क्या कहते हैं, समषटभुज। इसको देखिए, रेगुलर हेक्सागन विच है 6 इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल। यहाँ पे क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन का मतलब ही है, हेक्सागन का मतलब क्या है कि जिसके 6 साइड हो, और रेगुलर का मतलब क्या है, अगर हमारे पास में ये सारी के सारी साइड क्या हो, समान हो। जब हमारे पास में ये सारी साइड समान है तो मतलब ये ए और ये भी ए। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, एक चीज का आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डायगोनल्स बनेंगे ना, यहाँ पे डायगोनल्स, उन 2 डायगोनल की लेंथ आपको याद रहनी चाहिए, एकदम आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 तरह के डायगोनल बनते हैं, एक होता है शॉर्टर डायगोनल, ठीक है, शॉर्टर को ये आप ये मान लो कि स्मॉलर डायगोनल, और एक होता है लार्जर डायगोनल। अब ये कैसे आपको दिख रहा होगा लार्जर और स्मॉलर, देखिए जब हम लोग इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे तो ये वाली तो शॉर्टर डायगोनल होगी। लेकिन अगर मैं इसी पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दूं तो आपको नहीं लग रहा कि ये वाली लंबी डायगोनल है, क्योंकि और इस पॉइंट को मैं इससे मिलाऊं तो ये तो वैसे साइड ही होगी। तो कहने का मतलब देखो, एकदम पास वाले से मिलाओगे तो साइड बनेगी,
उसके जस्ट निकट वाले पॉइंट से मिलाओगे तो ये शॉर्टर डायगोनल बनेगी, और एकदम 100% जो अपोजिट है, एकदम अपोजिट उससे मिलाओगे तो ये लॉन्गर डायगोनल बनेगी। अब इन दोनों की लेंथ क्या होती है वो आप थोड़ा सा सीख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग इसके अंदर में एक चीज देखते हैं कि हमारे पास में इसका सब हमारे पास में कितने हमारे पास में डायगोनल होंगे, टोटल डायगोनल कितने होंगे। टोटल डायगोनल का फॉर्मूला मैंने कल बता दिया था आपको। तो टोटल डायगोनल आप इसका निकालने का ट्राई करें, n-3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास में n की वैल्यू क्या होगी, 6। 6 इंटू 6 में से 3 गया तो 3 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास में हो गया 9। तो यहाँ पे 9 डायगोनल होंगे। 9 डायगोनल अगर आप देखोगे तो हर किसी पॉइंट से 3 डायगोनल हमारे पास में खींचे जा सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ 2, और यहाँ से यहाँ 3। तो 3 डायगोनल हमारे पास में यहाँ से यहाँ खींचे जा सकते हैं। अब हमारे पास में यहाँ से हमारे पास में देखोगे तो यहाँ से भी 3 डायगोनल खींचे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखोगे तो कुछ डायगोनल होंगे जो कॉमन होने लगेंगे, जैसे कि ये वो हमारे पास में ऑलरेडी खींच चुके हैं, और इससे हमारे पास में अलग से फिर 2 डायगोनल और खींचेंगे। तो कहने का मतलब हम लोग अगर इसके सारे डायगोनल मिलाने का ट्राई करेंगे, बनाने का ट्राई करेंगे, तो 9 डायगोनल अल्टीमेटली बन के आएंगे। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में आता है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर क्या होता है, तो ए 6 बार जोड़ोगे तो 6 इंटू ए हो गया, 6 इंटू ए हो गया। अब बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहेगा कि इसका एरिया निकालना। तो इसका एरिया निकालना आपको बहुत ही अच्छे से सीखना है कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे एरिया निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। एरिया निकालने से पहले आपको मैं इन रेडियस और रेगुलर हेक्सागन की हमारे पास सर्कम रेडियस में आपको बता देता हूँ। इन रेडियस और सर्कम रेडियस का क्या मतलब रहता है वो भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग ना शॉर्टर डायगोनल और लॉन्गर डायगोनल का लेंथ देख लेते हैं, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ है। अब देखिए एक चीज को बहुत अच्छे से समझना। और हमारे पास में एक रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं। ये हमारे पास में रेगुलर हेक्सागन है, लेकिन रेगुलर हेक्सागन के बीच में सारे इंटरनल एंगल का इंटरनल हमारे पास में जितने भी एंगल है उनका सम क्या होगा, पहले तो वो भी निकाल दो। तो हमारे पास में होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। ये सारे इंटरनल एंगल का हमारे पास में सम हो गया। तो n कितना है, n है हमारे पास में 6, 6 में से 2 गया 4, 4 इंटू 180 डिग्री। अब देखिए ये तो हो गया टोटल। टोटल कितना हो गया 720 डिग्री। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक एंगल कितने डिग्री का होगा, मतलब कि अगर मैं बोलूं ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, तो इसके अंदर मैं बता दो कि ये तो हो गया टोटल, ये हो गया टोटल एंगल, और एक थीटा कितने डिग्री का होगा, तो होगा 720 डिवाइड बाई 6। तो 720 डिवाइड बाई 6 करोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हमारे पास हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास 120 डिग्री का हमारे पास में ये पूरा का पूरा हो जाएगा हमारे पास में एंगल। तो अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझना कि 120 डिग्री का अगर हमारे पास में एक एंगल है और ये हमारे पास में एक सेंटर है, ठीक है, ये हमारे पास में एक सेंटर है। अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये हमारे पास लॉन्गर डायगोनल हो गया। अब मैं इसको एक करना, इसके ऊपर में यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पे क्या है, ए साइड है। यहाँ पे क्या साइड है, ए साइड है। तो हमारे पास में ए साइड है, तो देखिए ये ए साइड है, और तो ये भी ए साइड होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये भी ए साइड होगी। लेकिन अगर हम लोग इन दोनों को देखें कि ये कितना होगा, तो अब देखो बहुत ही अच्छे से समझना कि ये हमारे पास टोटल 120 था, जिसमें से ये तो 90 हो गया, तो ये हमारे पास डिग्री कितना है, 30 डिग्री आया कि नहीं आया, ये 30 डिग्री आया, और ये भी वापस से 30 डिग्री आ गया। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ ये कितना होगा। अब इसको देखो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, बहुत ही अच्छे से समझने का ट्राई करना। ये कैसे निकालोगे, अगर हमारे पास में ये ए है, ये कितना होगा, और ये देखो ये तो ए हो गया, और ये निकालना है। और उससे पहले हम लोग है ना थोड़ा सा ये भी निकालने का ट्राई करते हैं कि हमारे पास में ये साइड कितनी होगी, ये साइड कितनी होगी, अगर हम लोग ये निकालने का भी ट्राई करें। तो ये साइड होगी, देखिए ये हमारे पास में 120 डिग्री है, ये हमारे पास में 120 डिग्री है, और ये हमारे पास में ए है, और ये हमारे पास में ए है। तो आपने है ना आपने है ना ट्राइंगल के अंदर में मैंने पढ़ाया था रेशियोज। रेशियो में क्या बताया था कि जब भी दो साइड इक्वल होती है और बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है, तो हमारे पास में रेशियो क्या रहता है, रेशियो रहता है 1 रेशियो √3, ये रहता है, जिसमें से ये दोनों तो रहती है इक्वल साइड, और ये रहता है हमारे पास में जो हमारे पास में 120 डिग्री के सामने वाला है एंगल वाली साइड। तो जब ये और ये बराबर है, अगर ये 1 है, तो ये अगर ये ए ये है, तो ये हमारे पास में क्या आएगा, √3a। तो हमारे पास में यहां से यहां तक की ये जो साइड आई ना, इसको बोलते हैं शॉर्टर डायगोनल। क्या बोलते हैं, शॉर्टर डायगोनल। तो शॉर्टर डायगोनल की लेंथ तो हमारे पास में आ गई है। शॉर्टर डायगोनल की लेंथ हमारे पास में क्या हुई, तो हमारे पास ये, अब आप अपने साइड में अगर कहीं आपके पास में जगह हो तो लिख सकते हो शॉर्टर डायगोनल लेंथ। तो शॉर्टर डायगोनल लेंथ हमारे पास में कितनी निकल के आई, वो निकल के आई है हमारे पास में √3a।
ये आपको याद रखना है, एकदम याद रखना है, √3a। और अब हम लोग बात करते हैं लॉन्गर डायगोनल की लेंथ की। लॉन्गर डायगोनल लेंथ, लॉन्गर डायगोनल लेंथ में हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे थे कि देखो, अब अगर मैं इस पॉइंट से मिला हूं तो ये भी तो एक शॉर्टर डायगोनल ही है, ये भी तो शॉर्टर डायगोनल है। अब मुझे बताओ, अगर ये वाली शॉर्टर डायगोनल है पूरी, तो यहां से लगाकर यहां तक जो ये वाली साइड है, ये क्या है, ये हमारे पास शॉर्टर डायगोनल का आधा हो गया। तो अगर ये शॉर्टर डायगोनल का आधा है तो हमारे पास में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2a। होगा कि नहीं होगा, √3/2a, ये हो जाएगा हमारे पास में √3/2a। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं, √3/2a। तो अगर हमारे पास में ये √3/2a है तो मुझे बताओ ये कितना होगा। ये हमारे पास में हो गया ना, परपेंडिकुलर हम लोग को निकालना है और हमारे पास हाइपोटेनस पड़ा है और बेस पड़ा है, तो हम लोग सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग निकालने का ट्राई करें, इसको मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं, तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करके इसमें से हटा दो, तो 3/4 ए का स्क्वायर। अब हमारे पास ये कहां से पता है ना, √3/2 ए का स्क्वायर हम लोगों ने इन पूरा का होल स्क्वायर किया तो 3/4 ए स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में a²/4। तो हमारे पास में x बराबर आ गया a/2। तो अब a/2 आ गया ना, इसका मतलब हमारे पास में ये वाली जो यहां से यहां तक की लेंथ है ना, वो a/2 है, और यहां से यहां तक की भी लेंथ ये हमारे पास में क्या आई, a/2 आई। अब मुझे बताओ a/2 और a/2 ये टोटल क्या बनी, 2a। 2a बनी कि नहीं बनी, तो हमारे पास में लॉन्गर डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी, a प्लस a/2 प्लस a/2। तो ये हमारे पास में निकल के आ जाएगी 2a। तो आपको एक चीज बहुत ही अच्छे से आपको याद रख लेनी है कि d1 हमारे पास में यहाँ पे है, हमारे पास में लॉन्गर डायगोनल। तो d1 डायगोनल जो हमारे पास में लॉन्गर डायगोनल है, इस लॉन्गर डायगोनल की लेंथ तो हमारे पास में आती है 2a, जो कि साइड का एकदम दुगुना। अगर साइड 5 की है तो लॉन्गर डायगोनल 10 का होगा। और हमारे पास में जो ये शॉर्टर डायगोनल है d2, इसकी वैल्यू होती है √3a। ये आपको एकदम मुंह पे याद होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे ये पॉइंट एकदम जो सेंटर में है, इसको अगर मैं इसका सेंट्रोइड या फिर बोल दूं कि एकदम सेंटर है, एग्जैक्ट सेंटर है, अगर ये एग्जैक्ट सेंटर है, इससे मैं अगर ना इससे मैं 2 सर्कल खींच सकता हूँ, एक सर्कल खींच सकता हूँ इन सर्कल और एक सर्कल खींच सकता हूँ सर्कम सर्कल। तो हमारे पास में इन सर्कल मतलब हमारे पास अंतःव्रत, अंतःव्रत कैसा बनेगा, अंतःव्रत बनेगा इस टाइप से, इस टाइप से जो इस साइड को टच करते हुए बनेगा। तो अंतःव्रत बनेगा हमारे पास में इस साइड को टच करते हुए। तो इस साइड को टच करते हुए अगर मैं अंतःव्रत बना रहा हूं, अगर मैं अंतःव्रत इस साइड को टच करते हुए बना रहा हूं, तो हमारे पास में यहां से अंतर रेडियस भी आ जाएगी। अंतर रेडियस कहां से आएगी, देखो ये हमारे पास में अंतःव्रत आ चुका है, ये हमारे पास में अंतःव्रत आ चुका है। तो अंतःव्रत में अगर मैं यहां से इस पॉइंट से इस साइड का ये वाली लेंथ निकालने का ट्राई करूं, तो मुझे बताओ ये क्या है, ये हमारे पास में इन रेडियस हुई कि नहीं हुई, अंतः त्रिज्या हुई कि नहीं हुई। तो इन रेडियस कैसे निकलेगी, इन रेडियस निकलेगी, ये जो है ना यहां से यहां तक, ये पूरा डायमीटर है, ये जो पूरा डायमीटर है यहां से लगाकर हमारे पास में ये जो यहां से लगाकर यहां तक, ये जो पूरा डायमीटर है, ये जो पूरा डायमीटर है, ये डायमीटर कौन सा हुआ, अब इसको थोड़ा अच्छे से समझना, ये डायमीटर यही तो हुआ, यहां से लगाकर यहां तक की ये जो पूरी लाइन है, ये हमारे पास में शॉर्टर डायगोनल है ना, ये एग्जैक्टली शॉर्टर डायगोनल ही तो हुआ। कैसे डायगोनल हुआ शॉर्टर डायगोनल, अब मैं अगर इसको यहां से यहां तक मिला हूं, तो ये उसके बराबर ही तो होगा, ये शॉर्टर डायगोनल ही तो हुआ। तो हमारे पास में ये जो आर हुई ना, ये हमारे पास में अंतः त्रिज्या आर जो है वो शॉर्टर डायगोनल का आधा है। अंतः त्रिज्या आर जो है ना, इन रेडियस ऑफ रेगुलर हेक्सागन जो है ना, वो आर, आर क्या है, शॉर्टर डायगोनल जो है, शॉर्टर डायगोनल का आधा। ठीक है, शॉर्टर डाया नहीं है, ऐसे इसको डायमीटर ने समझ लो, शॉर्टर डायगोनल का आधा। तो शॉर्टर डायगोनल का आधा, तो शॉर्टर डायगोनल हमारे पास में कितना था, √3a था, इसका आधा मतलब हो गया हमारे पास में √3/2a। आपको पूरा पूरा एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सर्कम रेडियस कितनी होगी, ये सब चीजें आपको ना एकदम याद होनी चाहिए। इन रेडियस क्या होगा, शॉर्टर डायगोनल का आधा, सर्कम रेडियस क्या होगा, लॉन्गर डायगोनल का आधा। तो हमारे पास में देखो सर्कम रेडियस हमारे पास में अब कैसे निकालेंगे, तो अब सर्कम रेडियस के लिए मैं थोड़ा सा पीछे वाली स्लाइड में अगर बता सकूं। अब देखो सर्कम रेडियस का मतलब हमारे पास में ये चीज हो गया कि हमारे पास में ऐसा सर्कल जो कि वर्टेसिस को टच करते हुए निकले, मतलब कि सर्कम मतलब हमारे पास बहिर्वृत्त, अंतःव्रत मतलब अंदर था, बहिर्वृत्त मतलब बाहर है। तो इन सब में क्या डिफरेंस होता है आपको समझ में आ ही गया होगा, ट्राइंगल के अंदर में मैंने पढ़ाया था बहुत ही अच्छे से। तो अब मैं अगर इसको मान लो कि चारों ओर से इस तरह से हमारे पास में वृत्त को निकालो, पूरा बना लेना,
बना ही देते हैं। ये हमारे पास में बहिर्वृत्त हो गया, हमारे पास में सरकम सर्कल हो गया। अब मुझे बताओ इसकी रेडियस क्या होगी? इसकी रेडियस ये होगी यहां से अगर मैं इसको मिला दूं, लेकिन मुझे बताओ यहां से अगर मैं इसको मिला रहा हूं तो इसकी वैल्यू हमारे पास में जो सरकम रेडियस है वो सरकम रेडियस कैसे आएगी? वो सरकम रेडियस आएगी इस ये जो यहां से यहां तक पूरा मिला हुआ, तो ये क्या है? ये लॉन्गर डायगोनल है एफ सी। एफ सी क्या है? एफ सी हमारे पास में लॉन्गर डायगोनल है। लॉन्गर डायगोनल की लेंथ क्या थी? लॉन्गर डायगोनल की लेंथ थी हमारे पास में, दुगना कर दो तो दुगना मतलब 2a थी। तो मुझे बताओ 2a थी तो हमारे पास में ये f और ये हमारे पास o मान लो, तो fo कितनी हो जाएगी? fo हो जाएगी 2a डिवाइड बाई 2 मतलब a। मतलब कि जो हमारे पास में r आती है ना, जो सरकम रेडियस, वो सरकम रेडियस हमारे साइड के बराबर ही होती है। सरकम रेडियस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ये क्या होता है? ये होता है r बराबर होता है लॉन्गर डायगोनल डिवाइड बाई 2, लॉन्गर डायगोनल डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास में आ जाएगी r बराबर आ जाएगा 2a डिवाइड बाई 2 मतलब a। मतलब कि हमारे पास में जो सरकम रेडियस है वो हमारे पास में भुजा के बराबर ही रहती है। अब बात आती है कि इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो क्या होगा? बस इन दोनों का रेशियो ले लो तो हमारे पास √3/2 इंटू ए, और a का रेशियो लोगे तो हमारे पास में क्या बनेगा? √3/2 a, और a का रेशियो लोगे तो हमारे पास a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2। तो √3/2 हमारे पास में इन दोनों का ये आ गया, और ये भी मैंने बता दिया और ये भी मैंने बता दिया, सारी की सारी चीज बता दी और ये भी बता दिया शॉर्टर डायगोनल क्या होता है और लॉन्गर डायगोनल कितना होता है। अगर ये दोनों याद रहेगा ना तो ये तो बस कुछ नहीं, आधा आधा करना है, कुछ नहीं। शॉर्टर का आधा इन रेडियस हो जाएगा और लॉन्गर का आधा सर्कम रेडियस हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कि भाई इसका एरिया क्या होता है। तो आपको इसका एरिया समझना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से कि हम लोग है ना हेक्सागन का एरिया कैसे निकालते हैं। अगर मैं यहां से ये हमारे पास जो सेंट्रोइड है, इस सेंट्रोइड से इसको मिला दूं और इस सेंट्रोइड से इसको मिला दो, इस वाले को, और सेम टू सेम इस सेंट्रोइड से मैं सारे साइड्स को मिला देता हूं ऐसे कैसे करके। तो अगर मैं बना देता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे पास में ट्राइंगल बन गए। अब मुझे बताओ कि अगर हमारे पास में ये ए है तो मुझे बताओ कि ये हमारे पास में एडी जो हमारे पास में है, एडी एडी क्या है? लॉन्गर डायगोनल है। ये हमारे पास में क्या हुआ? यहाँ ओ से लगाकर डी तक ये लॉन्गर डायगोनल का आधा हुआ। लॉन्गर डायगोनल क्या होता है? 2a होता है। तो ये हमारे पास में क्या बना? ए। और सेम टू सेम हाल इधर साइड में है, ये पूरा लॉन्गर डायगोनल है, ये इसका आधा, तो ये भी ए। मुझे बताओ ए ए ए, और सेम ही केस होगा सब जगह पे। तो सारी जगह पे साइड भी ए है, और ये हमारे पास में जो सरकम रेडियस है, एग्जैक्ट हम लोग सरकम रेडियस भी तो बोल सकते हैं इसको, वो भी ए है। तो सब कुछ अगर ए है तो इसका मतलब हमारे पास में ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बन गए सारे। और कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन चुके हैं हमारे पास में। यहाँ पे कितने? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन चुके हैं। तो 6 अगर हमारे पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम लोग क्या करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल के हम लोग क्या कर देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मुझे बताओ कि व्हेन साइड इज गिवन, तो हमारे पास में एरिया कैसे निकलेगा? एरिया निकलेगा कि जब हमारे पास में 6 है और हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो हम लोग अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 से काट दो तो हो जाएगा 3√3/2 ए स्क्वायर। तो कहने का मतलब हमारे पास में एरिया क्या आएगा? एरिया आएगा 3√3 डिवाइड बाई 2 इंटू साइड स्क्वायर। ये तो हमारे पास में जब हमारे पास में साइड दिया हुआ हो। जब हमारे पास में मान लो कि लार्जर डायगोनल दिया हुआ हो, तो मुझे बताओ लार्जर डायगोनल में थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लार्जर डायगोनल किसको बनाया था? D1 को लार्जर बनाया था। तो ठीक है, D1 के हिसाब से हम लोग D1 के टर्म में देखते हैं। तो मुझे बताओ अगर मान लो कि D1 बराबर क्या होता है? लार्जर डायगोनल होता है 2a, तो मैं a की जगह पे क्या देख सकता हूँ? D1/2। तो अगर मैं ये रख सकता हूं तो इसकी जगह पे रख दो तो हो जाएगा 3√3/2। a की जगह पे हम लोग ने रख दिया D1/2 का स्क्वायर। तो नीचे क्या आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये हमारे पास में नीचे तो आ गया 8, ऊपर हो गया 3√3 और ये हो गया D1 स्क्वायर। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बोलते हैं कि जब हमारे पास में लॉन्गर दिया हो तो ये वाला लगा दो, और शॉर्टर दिया हो तो ये वाला लगा दो। इसलिए मैं बोलता हूँ ये सब हम लोग को कुछ भी याद नहीं रखना है। हम लोग को अगर सिर्फ ये याद रहता है, ये भी मतलब रख लो याद। लेकिन अगर ये भी नहीं मुझे तो ये भी याद नहीं है, ध्यान रखना, मुझे सिर्फ ये याद है। ये अब ये याद है ना, तो आपको कुछ भी नहीं, आपको ये भी याद नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। ये लाइन अगर आपको पता है ना बस, तो हम लोग एरिया वेरिया सब कुछ निकाल देंगे। और ये अपना अगर हम लोग को ये पता है ना, तो हम लोग को फिर ये सब फालतू चोचलाबाजी याद रखने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको बता देता हूँ कैसे करोगे। तो शॉर्टर डायगोनल अगर आपको दिया है तो D2 बराबर क्या दिया होता है? क्या दिया हुआ है? √3a। तो मुझे बताओ a बराबर क्या हो जाएगा? D2/√3। तो अगर ये हमारे पास में आ जाएगा तो इसके अंदर में हम लोग रख देते हैं। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा? 3√3/2
इंटू साइड का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देता है, तो d2 स्क्वायर बाई √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया √3/2 इंटू d2 स्क्वायर। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने एरिया निकालना बता दिया, इन सर्कल निकालना, इन रेडियस और सर्कम रेडियस, उसके बाद में शॉर्टर डायगोनल, लॉन्गर डायगोनल, A to Z मैंने चीजें इस हेक्सागन की बता दी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं रेगुलर ऑक्टागन। अगर आपके पास में रेगुलर ऑक्टागन है तो फिर आप क्या करोगे, ऑक्टागन का मतलब होता है अष्टभुज। तो अगर हमारे पास 8 भुजाओं वाला है तो हमारे पास में सारी चीजें क्या क्या होगी, तो आप एग्जैक्टली पूरी चीजों को समझ जाइए। रेगुलर ऑक्टागन का मतलब होता है जिसकी 8 हमारे पास में इक्वल एंगल होते हैं और 8 के 8 जो साइड है ना वो इक्वल होती है, मतलब ए साइड होती है 8 के 8। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद में अगर हम लोग बोले कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो इसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, इंटीरियर एंगल का सम होगा हमारे पास में n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n-2 इंटू 180 का मतलब 8 में से दोगे 6, 6 इंटू 180 डिग्री, तो ये हो गया हमारे पास में 1080 डिग्री। तो सारे के सारे हमारे पास में इंटरनल एंगल का सम क्या आ गया, 1080 डिग्री आ गया। अगर हम लोग बोले कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, आपके पास 360 डिग्री होगा। मैंने बताया था कि कोई भी शेप हो, अष्टभुज हो, 10 भुज हो, 1,00,000 भुज हो, हमारे पास में एक्सटर्नल एंगल का सम 360 डिग्री ही रहता है। अब ट्राइंगल से लगाकर आगे भले कितना ही हो, तो हमारे पास सबका एक्सटर्नल एंगल 360 ही रहता है, सिर्फ इंटरनल एंगल चेंज होता है। इंटीरियर एंगल एट ईच वर्टिसेस, तो हमारे पास में ईच वर्टिसेस पे इंटीरियर एंगल कितना होगा, जो 1080 है उसको 8 से डिवाइड कर दो तो ईच आ जाएगा, तो 8 से डिवाइड कर दो तो ईच आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। तो हमारे पास में ये 135 आपको याद रखना है, 135 डिग्री। अगर मैं इसको यहां से एक चीज डिराइव करने का ट्राई करो, अगर मैं इस डायगोनल की मान लो कभी लेंथ निकालनी पड़ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसको इससे करो, ये इसको इससे मिलाओ, और एक चीज समझो कि अगर मैंने इसको मिला दिया तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि ये तो हो गया 90 डिग्री और ये टोटल हो गया 135 डिग्री, तो ये कितना बचा, ये 45 डिग्री बचा कि नहीं बचा। सेम टू सेम केस यहाँ पे भी ये 45 बचेगा। तो जब ये 45 है और ये 45 है, अगर ये ए है तो ये कितना होगा और ये कितना होगा, बताओ कितना होगा। अब 45 होता है तो हमारे पास में रेशियो क्या रहता है, 1:1/√2, ये रहता है कि नहीं रहता है। अगर ये ए है तो ये क्या होगा, √2a, ये होता है कि नहीं होता है। और अगर मैं मान लो थोड़ी देर के लिए इसको इस तरह से भी बताऊं तो ये आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये √2 है ना, मैं एक काम करता हूँ, पूरे रेशियो को √2 से डिवाइड कर देता हूँ। √2 से अगर मैं पूरे रेशियो को डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 1/√2 और 1। तो मतलब ये हमारे पास में अगर हाइपोटेनस, अगर हमारे पास में ये हाइपोटेनस है, ध्यान रखना, अगर हाइपोटेनस हमारे पास में एक है तो हमारे पास में दोनों जो इक्वल साइड है ना वो हमारे पास 1/√2 होगी। अगर मुझे बताओ कि अगर हमारे पास में हाइपोटेनस ए होगा तो यहाँ पे भी ए से तीनों के तीनों ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मुझे बताओ कि हमारे पास में जो हमारे पास इक्वल साइड है ना, इक्वल साइड को मैं एक्स एक्स मान लेता हूँ और हाइपोटेनस यहाँ पे अंडर रूट, अब यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस ए दिया है, तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, ये a/√2 हो जाएगा और ये भी a/√2 हो जाएगा। और ये अगर a/√2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी a/√2 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब हमारे पास में जो ये पूरी की पूरी सीडी लेंथ है ना वो हो जाएगी a/√2, a और a/√2, ये तीनों के तीनों मिलाने से जो बनती है। अब हम लोग आगे वाली स्लाइड में आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएगी। अब पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर तो हो जाएगा कि 8 इंटू ए, 8 इंटू सारी की सारी साइड 8 है। और अगर मान लो इसका एरिया निकालना हो, तो ये एरिया कैसे निकलेगा, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हो। ये एरिया अगर आपको निकालना है ना तो बहुत सारे तरीके हैं निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आप कैसे क्या क्या कर सकते हो वो बता देता हूं मैं आपको। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, और इसको इससे मिला सकते हो, और इसको इससे मिला सकते हो। मुझे एक बात बताओ, ये ए है और ये हमारे पास में क्या हो गया, a/√2, सॉरी ये ए और ये a/√2, ठीक है। अब मुझे बताओ ये भी a/√2, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये कितना है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग ये काम कर सकते हैं, इसका और इसका, ये चारों का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग हमारे पास में ये चारों का एरिया कितना होगा, 4 इंटू एक ट्राइंगल का एरिया, और ये एक ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है a/√2 और हाइट कितना है a/√2, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है, तो a/√2 इंटू a/√2। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। तो हमारे पास में ये कितना हुआ,
रूट टू, तो ये हो गया 2, 2 और 2 4, और ये 4 से वापस सारी की सारी चीजें कट गई, तो हमारे पास में ये कितना निकल के आया ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो गया इन चारों का एरिया, कौन चारों का, इन चारों का एरिया, ठीक है, इन चारों का एरिया तो हो गया ए स्क्वायर। अब अगर हमारे पास में बात की जाए कि ए स्क्वायर ये हो रहा है ना, a/√2 a/√2, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया 2 दूनी 4, तो ठीक है, ये पूरी की पूरी हमारे पास में ये हमारे पास में निकल के आ गया। अगर हम लोग इसका एरिया निकालना पूछे तो इसका एरिया हमारे पास में हो जाएगा ए ये है और ए ये है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे की सारी ए साइड है ना, तो ये चारों अंदर अंदर वाला हमारे पास में ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर तो ये हो गया, और हमारे पास में एक हमारे पास में ए स्क्वायर और आ गया, तो ये तो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और हमारे पास में तीसरा अगर हम लोगों के पास में निकालना हो तो ये क्या होगा, ये और ये चारों के चारों हम लोग निकाल देते हैं। तो हमारे पास में क्या बनेगा, 4 इंटू एक का एरिया, एक कितना होगा, एक ये साइड तो हमारे पास में ए है और एक साइड है a/√2, तो एक साइड है a/√2 और एक साइड है a, तो एक तो साइड है a और एक साइड है a/√2, तो ये हमारे पास में लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, बस इतना सा कर दो। तो अब हमारे पास में निकल के क्या आया, हमारे पास में ये निकल के क्या आया, a इंटू a/√2, यही हुआ ना, तो हमारे पास में निकल के आता है 4, और ये काम करते हैं √2 से कैंसिल भी कर दो तो आ जाएगा 2√2a², ये आ गया, इन तीनों को जोड़ दो, तो अब हमारे पास में क्या आएगा, 2a² प्लस 2√2a², ये आया ना 2√2a²। तो यहां से हमारे पास में निकल के आएगा, यहां से हमारे पास में 2 को कॉमन ले लो, 2a² को कॉमन ले लो, तो हमारे पास में यहां पे निकल के आएगा 1 प्लस 2a² को कॉमन लोगे तो 1 प्लस √2, यही आएगा ना। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो सकता है, तो ये या फिर हमारे पास में कोई कैलकुलेशन एरर हुई हो तो एक बार वो चेक कर लेते हैं, उसके अलावा बाकी हमारे पास में कोई भी एरर नहीं है। चलो ये वाले चारों साइड वापस निकालने का ट्राई करते हैं। तो ये हमारे पास में a है, ये हमारे पास में a/√2 है, और ये हमारे पास में a है, और ये हमारे पास में a/√2 है, तो a इंटू a/√2, a इंटू a/√2, और हमारे पास में ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं हमने, और ये हमारे पास √2 से हमारे पास में कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बना 2√2a², 2√2a², सही है ना, और तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं बना, ठीक है, 2√2a², तो ये हमारे पास में दो यहाँ पे एरर है, ध्यान रखिएगा, दो यहाँ पे एरर है, तो या इस दो को आप ना थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, तो हमारे पास में ये हमारे पास में एरिया निकल के आ चुका है, ठीक है। चलिए आगे, आगे हमारे पास में पूरा का पूरा हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल हमारे पास में हो चुका है, पॉलीगन हमारे पास में हो चुका है, हेक्सागन हो चुका है, ऑक्टागन हो चुका है। बस एक चीज और ध्यान रखना, हाँ इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये सारी चीजें आपको कोई याद नहीं रखनी है, ये सब चीजें हमारे पास में कोई भी चीज याद नहीं रखनी है, आपको इन सब चक्रों के अंदर में नहीं पढ़ना है। बाकी हमारे पास में एक हमारे पास में एरिया निकालने का और भी तरीका क्या हो सकता है, वो हमारे पास में यहाँ से हो सकता है, ध्यान रखना, इस सेंटर से अगर मैं मिलाऊं ना, इस सेंटर से अगर मैं इसको मिलाऊं और इस सेंटर से अगर मैं इसको मिलाऊं, तो हमारे पास में ट्राइंगल के तीनों साइड आ जाएगी, तीनों साइड हो जाएगी, और उसके बीच के एंगल्स हो जाएंगे, तो वहां पे हम लोग ट्राइंगल को तीनों साइड अगर आपके पास में आ जाती है तो आप तीनों साइड का एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के 8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो उससे भी हमारे पास में ये एरिया निकल के आ सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से हम लोग इस चीजों को अप्रोच करते हैं, बाकी आप ना आराम से देख लोगे, इतना तो आप समझदार हो, ठीक है। बाकी क्वाड्रिलेटरल का एरिया, हमारे पास पॉलीगन, हमारा पॉलीगन मैंने पूरा पढ़ा दिया, हेक्सागन पूरा पढ़ा दिया है, पॉलीगन A to Z जितना भी हमारे पास में चीजें थी वो सारे के सारे, ऑक्टागन भी मैंने पढ़ा दिया है, इन रेडियस कैसे निकालते हैं, सर्कम रेडियस कैसे निकालते हैं, और जितने भी कॉन्सेप्ट थे क्वाड्रिलेटरल के अंदर में वो A to Z मैंने पूरे पढ़ा दिए हैं। तो इस नो फॉर्मूला बुक सीरीज के ये जो तीसरा लेक्चर है, इस तीसरा लेक्चर के साथ में ही, इस तीसरा लेक्चर के साथ में ही आपका A to Z हमारा ज्योमेट्री पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। एडवांस के अंदर एडवांस मैथ्स का ज्योमेट्री तक पूरा खत्म हो गया। अब एडवांस मैथ्स के 3 और लेक्चर आएंगे, इसके अंदर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और जितने भी एडवांस मैथ्स के चैप्टर है ना, वो पूरे के पूरे मैं इन 3 लेक्चर के अंदर में करवा दूंगा, ठीक है। तो नो फॉर्मूला बुक सीरीज को जो भी स्टूडेंट करेगा, आई गारंटी, आई बेट कि इसके बाद में आपको कोई भी फॉर्मूला बुक की नीड नहीं रहेगी, पूरे कॉन्सेप्ट यही हो जाएंगे। जब भी बोर हो 1 घंटा और यहाँ पे बिता दो, 1 घंटा 2 घंटा 1.5 की स्पीड से भगाओगे तो क्या होगा, खुद को किताब पढ़ने में आपको लगेगा कि यार किताब बस खरीदी है, मैंने कभी खोली नहीं, लेकिन ये लेक्चर को देखने के बाद में आपको ऐसा लगेगा चलते फिरते लेक्चर हो गए। लोगों की आदत क्या होती है पता है, खुद से खुद कुछ नहीं पढ़ना चाहते, वो सिर्फ कुछ देखना चाहते हैं। वीडियो देखना बहुत आसान है, ठीक है। तो आप हमारा ये वीडियो देखोगे तो आपको बस बहुत ही अच्छे से हो गया। लोगों को क्या होता है, हमारे ग्रुप में लोग बोलते हैं सर मेरे को रिवीजन नहीं हो रहा है, कैसे करूँ रिवीजन, कैसे करूँ रिवीजन। लेकिन लोगों को ये होता है कि रिवीजन कैसे करें, सारी मैथ्स कैसे करें सर, पूरा सिलेबस तो हो गया लेकिन अब तो सारा भूल गया, लोगों ने 500 घंटे के कोर्स में अपना टाइम वेस्ट कर दिया, फिर से रिवीजन नहीं हो रहा है। तो ये सीरीज क्या होगी,
अल्टीमेट साबित होगी उन लोगों के लिए कि इस सीरीज को देखते ही पूरी मैथ्स खत्म हो जाएगी। 6 लेक्चर में एडवांस, 6 लेक्चर में अर्थमेटिक, और क्या चाहिए आपको। तो सारे के सारे मैं कॉन्सेप्ट इस जगह पे करवा दूंगा। इसके बाद में सिर्फ आपकी जो चीज देखो, किसी पूरी मैथ्स में कॉन्सेप्ट होते हैं और क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और मेरे वन शॉट के अंदर में क्या है, वन शॉट के अंदर में कॉन्सेप्ट भी है और क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ये तो हो गया वन शॉट का खेल। लेकिन हमारे पास में ये जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के लिए मैंने डिफरेंट सीरीज ये बता दी, नो फॉर्मूला बुक सीरीज, नो फॉर्मूला बुक सीरीज। तो इससे हमारा फायदा क्या होगा कि नो फॉर्मूला बुक सीरीज अगर आपने कर दी, आप चाहते हो कि यार सवालों को छोड़ो, मैं सवाल तो खुद से बना दूंगा या फिर मैं सवालों की प्रैक्टिस अलग से कर लूंगा, बस मुझे कॉन्सेप्ट बता दो, पूरी मैथ पढ़ा दो जल्दी जल्दी, तो पूरी मैथ आपको मैं यहाँ पढ़ा दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट के अंदर में आपको सवालों के चक्कर में ना बीच में ना टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको जल्दी से जल्दी, अगर कोई प्रो स्टूडेंट है ना, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के भी सवालों पे जा सकता है सीधा सीधा खुद से। और अगर मान लो कि उनको सारे मैं ही करवाऊं ऐसा चाहते हो, तो फिर वन शॉट की सीरीज देख लो, उसके अंदर में भी आपको बहुत मजा आएगा, उसमें सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है। एक जो लाइन में आपके लिए जरूर बोलना चाहूंगा, जिस किसी बच्चे को मैथ्स पढ़नी है वो हमारी सिर्फ वन शॉट सीरीज से ही पढ़े। अब आपके लिए बात तो ये हो सकती है कि सर क्या वन शॉट में पूरा पढ़ाया है? 100% पूरा पढ़ाया है, 100%। 100% पूरा का मतलब क्या है कि क्या सर हम वन शॉट से सिलेबस पूरा कर सकते हैं? भाई ये नाम वन शॉट है, काम पूरा का पूरा सिलेबस वाला है। अगर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि भाई कि आपका इस टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब कि कोई भी चैप्टर हमारे वन शॉट के तरीके से बहुत ही अच्छे से उड़ाया जा सकता है। तो मैंने उड़ा के दिखाया भी है, और सबसे बेस्ट सीरीज है यूट्यूब के ऊपर में, आप जाके देख लीजिएगा। तो आपको अगर पढ़ना है, आप वन शॉट से ही पढ़ें। लोगों के 500 घंटे के कोर्स के अंदर में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, साल 2 साल यही करते रह जाओगे और फिर प्रैक्टिस कभी नहीं होगी। मैं इसके अंदर में पूरा सिलेबस कराऊंगा, A to Z कराऊंगा, तो आप बस इसको देखते रहो, ठीक है। तुम्हारा लेक्चर 3 हो गया है। और जिस जो भी यहाँ पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नो फॉर्मूला बुक सीरीज को अपने दोस्तों के बीच में जरूर बताना अगर आपको पसंद आ रही है तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, बाय बाय। और एक, अगर आपने अल्फा ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपने अभी तक अल्फा ज्वाइन नहीं किया है, अल्फा टारगेट ग्रुप, तो आप इसको टारगेट ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मेरे से आप पर्सनली बात कर पाओगे, प्लस डेली टारगेट्स आपको मिलेंगे। लाइव मीट के अंदर में हम लोग बातें करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम होगी मैं सुनूंगा, मैं आपको बताऊंगा सोल्यूशन कैसे आप कर सकते हो। A to Z चीज मेरा आपका साथ रहेगा, आपका और मेरा। बहुत ज्यादा कोई फीस नहीं है, 399 है। इतना तो ऑब्वियस चीज है कि अगर हम लोग इतना एफर्ट डालेंगे तो। अब ध्यान रखना, हमारे अल्फा मीट वाले स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप 399 के अंदर में कैसे दे रहे हो इतनी सारी चीजें, ठीक है। ये भी चीज आप देखना, जब मीटिंग एक भी ज्वाइन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई अल्फा मीट चीज क्या है, ठीक है। चलिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, ठीक है। बाय बाय।